एक झटके में लोकेश और लोकपाल पुस्तकालय के द्वारों पर पहुंच गए। बड़े द्वारों से कुछ फीट दूर जो चंद्रगुप्त का पीछा कर रहा था, चंद्रकीर्ति एक पेड़ के तने के सहारे झुका हुआ था। उसकी आंखें लगातार चंद्रगुप्त को देख रही थीं, जो अभी भी आनंद से पढ़ रहा था और अपने आसपास के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जब चंद्रकीर्ति ने लोकेश को उसके बगल में लोकपाल के साथ देखा, वह तुरंत उनके पास दौड़ा। उसने लोकपाल के सामने झुककर प्रणाम किया और एक आकर्षक चेहरे के साथ कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ स्वामी लोकपाल से मिलूंगा। मैं वास्तव में आपको देखकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। चंद्रकीर्ति अत्यंत सम्मानजनक का था, यद्यपि वह भी एक वंश से था। गौरी राज्य के भीतर यह एक बहुत छोटा वंश था। ये केवल तब था जब वह बड़े वंशों के बच्चों के साथ जुड़ा था कि उसने उन लोगों से पैसे इकट्ठा करने की हिम्मत की जो उससे कमजोर थे। इसके साथ उसका लोकेश वंश के साथ एक मजबूत संबंध था जो निश्चित रूप से उसे कई लाभ दिलाएगा। यदि वह भाग्यशाली था तो लोकपाल की मदद से उसका अपना वंश उच्च रैंकों में खींच लिया जाएगा। आखिरकार लोकपाल वंश का उत्तराधिकारी होने वाला था। लोकपाल ने सम्मानजनक चंद्रकीर्ति को देखकर गर्व महसूस किया और अपने हाथ का एक छोटा सा इशारा किया और बकवास मत कहो, क्या चंद्रगुप्त वर्मा पुस्तकालय में है? उद्धरण चिन्ह। भले ही लोकपाल में विनम्रता का बिल्कुल भी अंश नहीं था, चंद्रकीर्ति के सम्मान का भाव जरा भी कम नहीं हुआ। एक मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, वह है, चंद्रगुप्त वर्मा अभी भी पुस्तकालय में है। लोकपाल के चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी हंसी बन गई, जैसे उसे अपना जवाब मिल गया। यह अच्छा है, अंदर जाओ और मेरे लिए बुलाओ। पुस्तकालय का एक नियम था कि अंदर सभी लड़ाई निषिद्ध थी और यहाँ तक कि लोकपाल को भी उस नियम का सम्मान करना था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके परिवार का बहुत अधिक प्रभाव था। जी बिल्कुल स्वामी लोकपाल, मैं तुरंत चंद्रगुप्त वर्मा को बाहर लाता हूँ, चंद्रकीर्ति ने आज्ञाकारी रूप से कहा। जय से वह पुस्तकालय में दाखिल हुआ। पुस्तकालय के अंदर चंद्रगुप्त का ध्यान अभी भी अपनी पुस्तक पर था। जब भी वह पुस्तकालय में होता, उसका पहरा अपने निम्नतम स्तर पर होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुस्तकालय के भीतर उसे दूसरों के उपद्रव या प्रश्न पूछने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए सतर्क रहने का बड़ी ही आवश्यकता नहीं थी। जब चंद्रगुप्त अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उसे अचानक किसी के हाथ के अपने कंधे पर थपकी देने का एहसास हुआ। यद्यपि वह अभी भी अपनी पुस्तक से अलग होने को तैयार नहीं था, उसने अपने बगल में खड़े युवक को देखा, जिसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी थी। अपनी स्मृति से उसे याद आया कि यह व्यक्ति उन 4 लोगों में से एक था जिन्होंने उससे संरक्षण शुल्क वसूलने की कोशिश की थी। चंद्रकीर्ति उसके बगल में चंद्रगुप्त के आसन विनाश पर बड़ी खुशी के भाव के साथ खड़ा था। एक अजीब स्वर के साथ उसने कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। तुम? चंद्रगुप्त ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे चेहरा दिए बिना वह बोला, यदि तुम अभी भी संरक्षण शुल्क की तलाश में हो तो तुम भाग सकते हो। चंद्रकीर्ति की आंखों में क्रोध चमक उठा, लेकिन उसने चंद्रगुप्त की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। पुस्तकालय अपने नियमों पर सख्त था और उसे यकीन था कि वह चंद्रगुप्त पद के बराबर नहीं था। चंद्रकीर्ति ने अपनी छाती बाहर निकाली, जैसे उसने चंद्रगुप्त को बुरी नज़र से घूरा और ठंडेपन से कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, यद्यपि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, कारगिल विद्यापीठ ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम इधर उधर उत्पात मचा सकते हो। यदि तुम में वास्तव में हिम्मत है तो मेरे पीछे बाहर आओ, अन्यथा इस पुस्तकालय में जीवन भर रहने की तैयारी करो। ये शब्द छोड़ने के बाद चंद्रकीर्ति सीधे पुस्तकालय से बाहर चला गया। हालांकि उसने जो शब्द कहे थे उन्होंने पहले ही पुस्तकालय के भीतर सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। तुरंत कई लोगों ने अपना ध्यान चंद्रगुप्त पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, जटिल अभिव्यक्तियों के साथ ईर्ष्या, सम्मान और ईर्ष्या। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे एक पार की हुई अभिव्यक्ति के साथ पुस्तक बंद की। चंद्रकीर्ति के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसे मदद के लिए सुदृढ़ीकरण मिल गया था। चंद्रगुप्त की आंखें टिमटिमाईं, जैसे उसने पुस्तक को वापस पुस्तकों की अलमारी पर रखा, फिर गहरे विचार में पुस्तकालय के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। यद्यपि वह जानता था कि लोग बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यदि वह बाहर नहीं जाता तो लोग सोचेंगे कि वह उनसे डरता है। यदि चंद्रगुप्त पुस्तकालय में शांति से पुस्तकें पढ़ना जारी रखना चाहता था तो उसे अपनी ताकत प्रकट करने और दूसरों में भय पैदा करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा अधिक से अधिक लोग आएंगे और उसके साथ समस्या ढूंढेंगे। उस स्थिति में पुस्तकालय आने का कोई मतलब नहीं होगा। यद्यपि वह जानता था कि बाहर के लोग निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे, ये संभव था कि वे कादियान के समान स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि चंद्रगुप्त ने अभी भी भय का कोई निशान नहीं दिखाया।
उसे विश्वास था कि यदि वह अपने वर्तमान स्तर पर एक साधक का सामना करता है, भले ही वह न जीते, वह आसानी से नहीं हारेगा। आखिरकार, चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या तकनीकें, चंद्रगुप्त ने विद्यापीठ में किसी और को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत जीवन या मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था। जैसे ही चंद्रगुप्त ने पुस्तकालय छोड़ा, उसने ऊपर देखा और दरवाजे के बाहर 3 युवकों को खड़े पाया। वे एक दूसरे से बहुत अलग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उन सभी ने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। 2 लोग उस उत्पीड़न समूह का हिस्सा थे जिनसे चंद्रगुप्त पहले मिला था, और तीसरा व्यक्ति चंद्रगुप्त को अहंकार से भरी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। ये स्पष्ट था कि वह अन्य 2 द्वारा बुलाया गया एक सहायक था। चंद्रगुप्त को वास्तव में पुस्तकालय से बाहर चलते देखकर लोकेश बुरी तरह हंसने लगा। वह अपने बगल में खड़े लोकपाल से फुसफुसाया, मेरे स्वामी, वह चंद्रगुप्त वर्मा है। लोकपाल की अहंकारी आंखों ने तिरस्कार की अभिव्यक्ति के साथ चंद्रगुप्त का आकार देखा और उसने ठंडेपन से कहा, बच्चे, क्या तुम चंद्रगुप्त वर्मा हो? चंद्रगुप्त ने लोकपाल को एक समान नज़र से देखा। लोकपाल लगभग 22-23 वर्ष का लग रहा था और उसका एक अत्यंत सुंदर रूप था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ने उसके अहंकार को बिल्कुल नहीं छिपाया। और तुम कौन हो? चंद्रगुप्त ने उदासीनता से लोकपाल को उत्तर दिया, उसका स्वर बर्फ ठंडा था। लोकपाल के बगल में खड़ा लोकेश चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चंद्रगुप्त वर्मा? तुम किस पद पर हो कि मेरे वंश के स्वामी से उस तरह के स्वर में बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इस विद्यापीठ से निकाले जाना चाहते हो? चंद्रगुप्त वर्मा, जल्दी करो और मेरे स्वामी से माफ़ी मांगो, अन्यथा यह मत सोचो कि तुम कारगिल विद्यापीठ में बहुत देर तक रह सकते हो। चंद्रकीर्ति ने लोकपाल की चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा और एक असंतुष्ट स्वर में चंद्रगुप्त पर चिल्लाया। इन दोनों के शब्दों को सुनकर लोकेश वंश के स्वामी लोकपाल और भी अधिक अभिमानी हो गए और उनका चेहरा आत्मगर्व से भरा था। चंद्रगुप्त के अपरिवर्तित चेहरे ने धीरे धीरे एक ठंडी हंसी का संकेत दिखाया और उसने 3 लोगों को तिरस्कार के साथ देखा और कहा, तुम्हारे शब्दों के आधार पर क्या तुम कह रहे हो कि कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य तुम तीनों की सुनेंगे? या शायद क्या तुम कह रहे हो कि कारगिल विद्यापीठ तुम्हारे वंश का है, जो भी छोड़ना चाहे उसे छोड़ना होगा? तुम तीनों वास्तव में बहुत दुस्साहसी हो, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य को नीची नज़र से देखने की हिम्मत भी करते हो। चंद्रगुप्त के शब्दों को सुनकर लोकेश और चंद्रकीर्ति दोनों की अभिव्यक्ति अचानक पीली पड़ गई। यहाँ तक कि लोकपाल, जिसके पास एक विशाल वंश का समर्थन था, अपनी अभिव्यक्ति को बदसूरत होने से नहीं रोक सका, जैसे उसने चंद्रगुप्त को जहर से देखा। यद्यपि तीनों में से उसके पास सबसे अधिक प्रभाव का समर्थन था, क्योंकि छोटी ई लोकपाल गौरी राज्य के शक्तिशाली लोकेश वंश का उत्तराधिकारी था। वह कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के प्रति कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। यदि चंद्रगुप्त के शब्द प्रधानाचार्य के कानों तक फैल गए तो उन्हें भारी दंडित किया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में उन्हें सीधे निष्कासित किया जा सकता था। यहाँ तक कि यदि लोकपाल के पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी, भले ही उसके पिता लोकेश वंश के वंश मुखिया थे, भले ही वह लोकेश वंश का उत्तराधिकारी था, ऐसे परिणाम से पूरी तरह से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं था। उसका लोकेश वंश निश्चित रूप से उसके लिए कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य को नाराज करने को तैयार नहीं होगा। लोकपाल का चेहरा उदास हो गया और उसने चंद्रगुप्त को घूरा, चंद्रगुप्त वर्मा, तुम वास्तव में काफ़ी अहंकारी हो। मैं बस सोच रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास इतना अहंकारी होने की योग्यता है। चंद्रगुप्त तिरस्कार में हंसा और ठंडेपन से उत्तर दिया, अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो, बस कहो कि तुम मुझे बड़े अड़ने क्यों आए हो। लोकपाल ने एक हत्यारे इरादे से भरी मुस्कान छोड़ी। मेरे आने का कारण बहुत सरल है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारे जैसा किसी ने हाल ही में उन्नत एक साधक को कैसे हराया, भले ही कादियान ने साधक शस्त्र का उपयोग नहीं किया। चंद्रगुप्त वर्मा, क्या तुम वास्तव में इतने अद्भुत हो? लोकपाल ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां चटकाईं, फिर उन दोनों को मुट्ठी में बांध लिया। उसकी पोरों की जोरदार चटकने की आवाज़ सुनना स्पष्ट था, जैसे उसके शरीर से चंद्रगुप्त पर ऊर्जा की एक मजबूत मात्रा उत्सर्जित होने लगी। उसी समय पुस्तकालय के अंदर अपनी पुस्तकें पढ़ रहे लोगों ने अपनी सभी पुस्तकें बंद कर दीं। हर कोई उत्तेजना से बकबक करने लगा, जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ होने वाली घटनाओं को आनंद से देखा। लोकपाल जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, उसके संबंध में चंद्रगुप्त बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और एक ऊंचे पहाड़ की तरह सीधा खड़ा रहा। लोकपाल की ताकत चंद्रगुप्त के लिए स्पष्ट थी और कादियान से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हालांकि यह उसके डरने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसके बजाय उसकी लड़ाई की भावना बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों प्रतिद्वंद्वी लड़ाई शुरू करने वाले थे, पुस्तकालय के सामने के लोग पीछे
हटने लगे। डर था कि वे किसी भी सदमे की लहरों से प्रभावित होंगे। ऐसी दिलचस्प लड़ाई हम कैसे चूक सकते हैं। दोनों लोगों के लड़ाई शुरू करने से ठीक पहले एक आवाज़ अचानक पीछे से गूंज उठी और स्कूल की वर्दी पहने कुछ युवक पीछे से बाहर आए। कुल मिलाकर 5 लोग थे जो अभी अभी आए थे। उनमें से एक व्यक्ति उत्पीड़न समूह का एक और व्यक्ति था जिसका चंद्रगुप्त ने पहले सामना किया था। चंद्रगुप्त ने अन्य 4 को नहीं पहचाना, लेकिन कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वे प्रमुख वंशों से थे। उनकी भौहें एक अलग और दूरस्थ अभिव्यक्ति रखती थीं। हालांकि जिसने चंद्रगुप्त का ध्यान खींचा वह 5 के समूह के केंद्र में खड़ा युवक था। यह उसकी आंखों से स्पष्ट था कि वह मुख्य व्यक्ति था जिसके चारों ओर अन्य 4 घूम रहे थे। वह इतना बुरा नहीं लग रहा था। उसकी उपस्थिति के आधार पर वह शायद 20 वर्ष के आसपास था। अरे सभी लोग देखो, क्या बीच में वाला व्यक्ति आचार्य चंद्रकांत नहीं है, जो पिछले 1 साल से गायब है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि वह भी आएगा। ये सही है, ये वास्तव में आचार्य चंद्रकांत है, हमारे कारगिल विद्यापीठ के प्रतिभाशाली व्यक्ति। ऐसा कह आ जाता है कि 1 साल पहले उनकी शक्ति पहले ही साधक के मध्य स्तरों तक पहुंच चुकी थी। साधना में उनकी प्रतिभा के साथ मैंने सोचा था कि पिछले 1 साल के दौरान आचार्य चंद्रकांत पहले ही महासाधक स्तर तक पहुंच चुके होंगे और स्नातक हो गए होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में अभी भी विद्यापीठ के मैदानों पर था। मुझे आश्चर्य है कि आचार्य चंद्रकांत की वर्तमान शक्ति क्या है और क्या वह महासाधक स्तर तक पहुंचा है या नहीं। आचार्य चंद्रकांत के बगल में 3 लोग शक्तिशाली साधक लगते हैं जिन्होंने पहले ही अपने साधक शस्त्र संघनित कर लिए हैं। ये सोचने के लिए कि कुलीन वर्ग जो सामान्यतः देखने में दुर्लभ होते हैं, सभी यहाँ दिखाई देंगे। वहाँ खड़े छात्रों को देखकर सभी छात्र चिंता में चिल्लाने लगे, जिससे वातावरण में शोर तेजी से बढ़ गया। चंद्रकांत, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। यदि तुम जरा भी देर से आते तो ये दिलचस्प शो चूक जाते। भीड़ में उस युवक को देखकर लोकपाल ने तुरंत अपना प्रभावशाली तरीका रोक कर दिया और युवक का अभिवादन करते हुए हंसा। फिर उसने पीछे चल रहे अन्य 3 छात्रों की ओर सिर हिलाया। चंद्रकांत मुस्कुराने लगा, मैं इस तरह का मुकाबला कैसे चूक सकता हूँ। उसने चंद्रगुप्त को तिरस्कार से देखा, फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह चंद्रगुप्त वर्मा है? उद्धरण चिन्ह, सही कहा स्वामी चंद्रकांत। वह निश्चित रूप से वही चंद्रगुप्त वर्मा है जिसने हमारे साथियों को चोट पहुंचाई। लोकपाल ने कहा, जैसे वह करण के पीछे खड़ा था। चंद्रकांत ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, तुम निश्चित रूप से बुरे नहीं हो, यहाँ तक कि मेरे साथियों को चोट पहुंचाने के लिए। उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ गहरी होती जा रही थी। चंद्रगुप्त का मन पहले ही समझ गया था कि ये अमीर माता पिता वाले अनुचित बच्चों का एक समूह थे, इसलिए उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, वे केवल बल्कि सुनेंगे। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने कोई बकवास कहने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने ठंडेपन से कहा, तो क्या हुआ अगर हम लड़ें? यदि तुम इससे खुश नहीं हो तो पहली चाल चलो, बजाय इसके कि इतना बकवास बोलो। चंद्रगुप्त के शब्दों को सुनकर चंद्रकांत का चेहरा धीरे धीरे राख के रंग का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ये देखने का समय है कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। के साथ उसका शरीर इतनी चमकीला चमकने लगा कि प्रकाश 10 मीटर दूर तक फैल गया जहां चंद्रगुप्त था। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी मुट्ठी चंद्रगुप्त की नाक की ओर दागी। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो साधक भी नहीं था, वह अपने साधक शस्त्र का उपयोग करने की जहमत भी नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त भी जानता था कि चंद्रकांत की ताकत कादियान से कहीं अधिक थी, साधक ऊर्जा में अंतर उसकी अपनी ताकत से भी बहुत अधिक था। इसलिए चंद्रगुप्त निश्चित रूप से उस मुट्ठी को लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ठीक जब चंद्रकांत की मुट्ठी चंद्रगुप्त के सिर से लगने वाली थी, उसका सिर अचानक धुंधला हो गया और मुट्ठी से बच गया। उसी समय चंद्रगुप्त की 2 मुट्ठियां चंद्रकांत से आने वाली बांह को पकड़ने के लिए ऊपर गईं। एक घोड़ा मुद्रा ग्रहण करते हुए उसने अपनी पीठ सख्त की और अपने दोनों हाथों से बांह को खींचा। मूल रूप से जब चंद्रकांत हमला कर रहा था, उसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आगे की ओर झुका हुआ था। अब चंद्रगुप्त ने उसे और खींच लिया था। वह एक पल के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा और वह आगे की ओर गिरने लगा। हालांकि चंद्रकांत ने जवाब देने में जल्दी की। अपने पैर से जमीन पर पैर पटकते हुए उसने छोटे ऊपद से किसी भी और खिंचाव को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, हालांकि चंद्रगुप्त ने अचानक चंद्रकांत की बांह को छोड़ दिया और तुरंत उसके पेट पर वारों की एक बौछार की जो बिजली की तरह तेज थे।
चूंकि चंद्रकांत का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अब पीछे की ओर केंद्रित था, जब चंद्रगुप्त ने उसे अपनी पूरी ताकत से घूंसा मारा, उसके पैर पीछे की ओर लड़खड़ाने से खुद को नहीं रोक सके, मानो वह गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा हो। 10 कदम पीछे गिरने के बाद चंद्रकांत ने अंततः अपना संतुलन वापस पा लिया, लेकिन उसका चेहरा बहुत पहले सूअर के कलेजे के समान रंग में बदल चुका था। एक गहरी और अशुभ अभिव्यक्ति के साथ उसने चंद्रगुप्त को बुरी तरह से घूरा। अपने राजसी शरीर के कारण उसे विद्यापीठ में सबसे मजबूत में से एक माना जाता था, तो वह इस पर कैसे क्रोधित महसूस नहीं कर सकता था। यदि विद्यापीठ को पता चला कि उसका शरीर वास्तव में इस तरह मारा और घायल हुआ था, तो उसका विद्यापीठ के भीतर कोई चेहरा नहीं रहेगा और वह उपहास का पात्र बन जाएगा। इसके परिणामों के बारे में सोचने के बाद उसने चंद्रगुप्त को एक ऐसी नज़र से घूरा जो मार सकती थी, क्योंकि यह उसके लिए पूर्ण अपमान था। पहले से ही पूरा दर्शक वर्ग बिल्कुल शांत हो गया था। लोकपाल का अपना चेहरा सुस्त हो गया था, जैसे उसने एक आश्चर्यचकित नज़र से चंद्रगुप्त को घूरा। यह उसकी सबसे जंगली कल्पना से परे था, और केवल उसकी ही नहीं, बल्कि देख रहे बाकी सभी लोगों की भी। चंद्रकांत साधना के मामले में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा था, और यहाँ तक कि साधक भी हाथ से हाथ की लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चंद्रगुप्त को उसे इतना नुकसान पहुंचाना और उसे इतनी बदसूरत स्थिति में डालना बहुत आश्चर्यजनक था। एक बार फिर चंद्रगुप्त को घूरते हुए चंद्रकांत की बाह ने ऊर्जा का एक चांदी का प्रकार छोड़ना शुरू किया। फिर एक 2 हाथ वाली तलवार का निर्माण किया। वह गुर्राया कह रहा था, चंद्रगुप्त वर्मा, मैं आज निश्चित रूप से तुम्हें अपंग कर दूंगा। उस घोषणा के साथ वह चांदी की तलवार के साथ चंद्रगुप्त की ओर बढ़ा। रुको! उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय जब चंद्रकांत ने चलना शुरू किया था, एक और गहरी आवाज़ भीड़ और शोर पर चिल्लाई थी। तुरंत सभी ने एक काफ़ी मजबूत और सांवले युवक को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा। जब चंद्रगुप्त ने मजबूत युवक को आगे आते देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति नवागंतुक प्रतियोगिता में एक भागीदार भी था और स्वर्गीय आशीर्वादित शक्ति वाला व्यक्ति था, तीक्ष्ण। जिस क्षण लोकपाल और चंद्रकांत के लोगों ने तीक्ष्ण को देखा, उनके चेहरे बदलने लगे। एक अजीब भय ने उन्हें जकड़ लिया। लोकेश ने तीक्ष्ण को बिल्कुल नहीं पहचाना, इसलिए तीक्ष्ण की ओर एक अहंकारी चीख के साथ उसने मांग की, तुम कौन हो? ये स्वामी लोकपाल और स्वामी चंद्रकांत से संबंधित मामला है, इसलिए हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा तुम्हें पछताना होगा। चुप रह! लोकेश के बात खत्म करने की प्रतीक्षा भी नहीं करते हुए लोकपाल ने लोकेश की बात काट दी। लोकेश के आश्चर्य के भाव पर ध्यान भी नहीं देते हुए लोकपाल के चेहरे में तीक्ष्ण की ओर एक मुस्कान थी, जैसे उसने अभिवादन में हाथ जोड़े। तो ये भाई तीक्ष्ण ही थे। मैं सोच रहा था कि भाई तीक्ष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं। तीक्ष्ण ने उसे एक अजीब नज़र से देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। यह न समझते हुए कि लोकपाल का चेहरा इतना बदसूरत क्यों हो गया, तीक्ष्ण सीधे चंद्रगुप्त की ओर चला गया और चंद्रगुप्त के कंधे को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। चंद्रगुप्त वर्मा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ सब जगह मिलूंगा। मुझे तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए, वह गरजा। चंद्रगुप्त ने भी एक हल्की हंसी दी। तीक्ष्ण, चलो इस बातचीत को अभी के लिए टाल देते हैं और मुझे पहले कुछ परेशानी भरे मामलों को निपटाने देते हैं। चंद्रगुप्त ने जो कहा उसे सुनकर तीक्ष्ण का सिर घूमकर चंद्रकांत और लोकपाल के समूह की ओर गया और धीरे धीरे उन्हें घूरा, फिर एक उंगली उठाई। चंद्रगुप्त वम क्या यह संभव है कि वे तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हों? ऐसा कहा जा सकता है, हाँ, चंद्रगुप्त ने उदासीनता से कहा, जैसे उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने पार कर लीं। जैसे ही उसने ये सुना, तीक्ष्ण ने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। उसने विरोधी समूह के लोगों को उग्र रूप से देखा और जोर से घोषणा की, चंद्रगुप्त वर्मा मेरा भाई है। जो कोई उसे धमकाता है वह मुझे भी धमकाता है। जो कोई लड़ना चाहता है बाहर आ जाओ, भले ही मेरी शक्ति उतनी मजबूत न हो। मैं तीक्ष्ण तुम लोगों से नहीं डरता। तीक्ष्ण के शब्दों को सुनकर चंद्रगुप्त एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसने तीक्ष्ण को उलझन में देखा, पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि वह तीक्ष्ण का भाई कब बन गया था। चंद्रकांत और लोकपाल की अभिव्यक्तियां बदल गईं। उन्होंने एक गंभीर नज़र के साथ एक दूसरे को देखा। ये स्पष्ट था कि वे तीक्ष्ण से कुछ हद तक डरते थे। भले ही तीक्ष्ण की वास्तविक शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी और वे उसे लड़ाई में आसानी से हरा सकते थे, तीक्ष्ण के पास एक दुर्जय समर्थक था जिसका सामना करने से भी वे दोनों डरते थे। यही कारण था कि उन्होंने कारगिल विद्यापीठ में तीक्ष्ण को छूने की कभी हिम्मत नहीं की थी। दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की, और करण और लोकेश पहले ही लोकपाल के रवैये से महसूस कर चुके थे कि तीक्ष्ण की पहचान सामान्य नहीं थी।
इस प्रकार उन्होंने आवाज न करने का बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उस क्षण वातावरण थोड़ा अजीब हो गया था। चुपचाप थोड़ी देर सोचने के बाद लोकपाल मौन तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। भाई तीक्ष्ण, यह मेरे और चंद्रगुप्त वर्मा के बीच एक समस्या है। मुझे आशा है कि तुम हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। लोकपाल का स्वर अत्यंत विनम्र था। वह स्पष्ट रूप से समझता था कि यद्यपि तीक्ष्ण एक सामान्य व्यक्ति था, उसकी वर्तमान स्थिति निस्संदेह उससे कम शक्तिशाली नहीं थी। यह उससे थोड़ी अधिक भी थी। यहाँ तक कि यदि वह लोकेश वंश का उत्तराधिकारी था, उसकी स्थिति छोटी ही अधिक से अधिक तीक्ष्ण के बराबर थी। लोकपाल के शब्दों ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। उनमें से काफी वरिष्ठ थे जो लोकपाल और चंद्रकांत दोनों को पहचानते थे, और वे जानते थे कि यद्यपि उनकी व्यक्तिगत स्थितियां इतनी ऊंची नहीं थीं, उन दोनों के पास महान वंश थे जो उनका समर्थन कर रहे थे। और फिर भी उस क्षण वे दोनों अचानक तीक्ष्ण के प्रति विनम्र हो गए थे। इसने पुस्तकालय के दर्शकों को तीक्ष्ण की पहचान के बारे में उत्सुक बना दिया। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि तीक्ष्ण के पास किस प्रकार की पृष्ठभूमि होनी चाहिए कि वह इतना दबंग हो और असहनीय रूप से अहंकारी लोकपाल और चंद्रकांत को इतना सतर्क और भयभीत बना दे। दुर्भाग्य से तीक्ष्ण का प्रस्ताव की सराहना करने का कोई इरादा नहीं था। चेहरा दिए बिना उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, चंद्रगुप्त वर्मा मेरा भाई है। उसकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। यदि किसी को कोई शिकायत है तो सभी को उन्हें मेरी ओर निर्देशित करना चाहिए। लोकपाल की अभिव्यक्ति ने रंग बदला और उसकी आंखों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई। तीक्ष्ण के संबंध में वह वास्तव में उसे बहुत अधिक नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी क्षण चंद्रकांत ने नाक से आवाज निकाली और उसने तीक्ष्ण को घूरा। एक भारी स्वर में उसने कहा, तीक्ष्ण, क्या तुम सच में इस व्यवसाय में दखल देना चाहते हो? चंद्रगुप्त के हाथों पीड़ित होने के बाद चंद्रकांत ने पहले ही अपने दिल में चंद्रगुप्त के लिए एक घृणा बना ली थी। एक नए छात्र के लिए जो अभी तक साधक स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, उसे इतनी कठिन स्थिति में डालना निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा के लिए एक अपमान था। यदि उसने अब इस स्थिति को साफ नहीं किया तो वह भविष्य में विद्यापीठ में अपने समय का आनंद नहीं ले पाएगा। ये सही है, मैं शामिल होना चाहता हूँ। तीक्ष्ण ने वापस चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि चंद्रकांत कितना शक्तिशाली था, तीक्ष्ण ने फिर भी भय का कोई संकेत नहीं दिखाया। चंद्रगुप्त ने तीक्ष्ण को खींचा और कहा, तीक्ष्ण, यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए, अन्यथा तुम बस और अधिक मुसीबत में फंस जाओगे। तीक्ष्ण की आंखों में क्रोध चमक उठा और वह अचानक चंद्रगुप्त की ओर मुड़ा, भौहें सिकुड़ते हुए, चंद्रगुप्त वर्मा, ये कैसे शब्द हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, तीक्ष्ण, ऐसा व्यक्ति हूं जो इन चीजों से डरेगा? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? ये सुनकर चंद्रगुप्त उलझन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह और तीक्ष्ण इतने करीब कब आ गए थे? वे मुश्किल से एक दूसरे से मिले थे। एकमात्र समय जब उन्होंने वास्तव में बातचीत की थी वह नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता के दौरान था। तीक्ष्ण, चूंकि तुम इतना कष्ट सहना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम प्रधानाचार्य के शिष्य हो, मैं तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूं। मुझे गवाही देनी दो कि प्रधानाचार्य के शिष्य की क्षमताएं वास्तव में कितनी महान हैं। चंद्रकांत के शब्दों को सुनकर चंद्रगुप्त आंतरिक रूप से चौंक गया। उसने कल्पना नहीं की थी कि तीक्ष्ण वास्तव में प्रधानाचार्य का शिष्य बन गया था। यदि यह समाचार विद्यापीठ में फैल गया तो यह एक महान उन्माद को बढ़ावा देगा। इस क्षण चंद्रकांत पहले ही तीक्ष्ण के सामने प्रकट हो चुका था और सीधे अपनी मुट्ठी तीक्ष्ण की छाती पर दे मारी। क्योंकि तीक्ष्ण की एक विशेष स्थिति थी, चंद्रकांत ने वास्तव में तीक्ष्ण को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की और उसकी मुट्ठी ने केवल 5वें स्तर की शक्ति का उपयोग किया। उसकी राय में भले ही उसने केवल 5वें स्तर की शक्ति का उपयोग किया, फिर भी यह एक ऐसा हमला नहीं था जिसे एक साधक प्राप्त कर सकता था। तीक्ष्ण जैसे उससे नीचे के किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। चंद्रकांत के हमले का सामना करते हुए तीक्ष्ण ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उसके चेहरे ने बेजोड़ एकाग्रता दिखाई। वह दहाड़ा फिर अपने दाहिने हाथ से, जो इस्पात की तरह मजबूत लग रहा था, उसने निडर होकर चंद्रकांत पर एक मुट्ठी फेंकी, ताकत से ताकत का मुकाबला करने के लिए। बैंग! तीक्ष्ण और चंद्रकांत की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, एक जोरदार धमाका पैदा करते हुए। एक भयंकर सदमे की लहर फट गई, जैसे दोनों लड़ाके पीछे की ओर उड़ गए। तीक्ष्ण की शक्ति को अपनी मुट्ठी के भीतर महसूस करते हुए चंद्रकांत का चेहरा थोड़ा डगमगा गया, आश्चर्य का भाव बन गया। यद्यपि तीक्ष्ण की ताकत साधक के स्तर पर नहीं थी, तीक्ष्ण की मुट्ठी में ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसे यहाँ तक कि एक साधक भी जारी नहीं कर सकता था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि
आहत की ताकत तीक्ष्ण से इतनी अधिक थी तो वह उस मुठभेड़ से एक बड़ा नुकसान उठाता। लेकिन भले ही वह अपेक्षाकृत हानिकर बाहर आया था, चंद्रकांत का कंधा दर्द से टीसने लगा था। अपने दाहिने कंधे को थोड़ा फैलाते हुए चंद्रकांत ने तीक्ष्ण को एक नई रोशनी में देखा। प्रधानाचार्य के शिष्य वास्तव में अद्भुत हैं। तुम्हारी मुट्ठी के अंदर की शक्ति भी भयानक है और पूरी तरह से मेरी अपनी मुट्ठी पर हावी हो गई। यदि तुम एक साधक होते तो तुम्हारी मुट्ठी मुझे भारी मात्रा में नुकसान उठाने के लिए मजबूर कर देती। तीक्ष्ण की दैवीय शक्ति की एक अकल्पनीय मात्रा थी जिसकी तुलना कोई और खुद से नहीं कर सकता था। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि यहाँ तक कि चंद्रगुप्त भी आश्चर्य से हाँफ गया। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तीक्ष्ण को नुकसान का एक भी निशान नहीं सहना पड़ा। तीक्ष्ण एक खुश हंसी के साथ गरजा और कहा, फिर से कोशिश करो, मैं तुरंत एहसान चुका दूंगा। उसने अपनी मुट्ठियां एक तैयार स्थिति में घुमाईं जैसे उसने चंद्रकांत का सामना किया। तीक्ष्ण को देखते हुए चंद्रकांत की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं जैसे उसने पीला पड़ते लोकपाल को देखा। मैं तीक्ष्ण को रोकूंगा, तुम जाओ और चंद्रगुप्त वर्मा को सबक सिखाओ। बिना किसी रुकावट के वह तीक्ष्ण पर झपटा और दोनों ने एक बार फिर लड़ना शुरू कर दिया। विद्यापीठ के भीतर तीक्ष्ण की विशेष स्थिति के कारण चंद्रकांत ने अपने साधक शस्त्र का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उससे लड़ने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियों का उपयोग किया। लेकिन करीबी मुकाबले के कुछ दौरों के बाद चंद्रकांत अपने आप से बड़बड़ाने लगा कि तीक्ष्ण की ताकत कितनी बेतुकी थी। केवल ये बड़ी ही नहीं बल्कि तीक्ष्ण का शरीर इस्पात की तरह था, इसलिए उसकी साधक ऊर्जा की पूरक उसकी विशाल ताकत के साथ मिलकर ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि चंद्रकांत अपने साधक शस्त्र का उपयोग किए बिना तीक्ष्ण को हरा पाता। तीक्ष्ण से अधिक मजबूत होने के बावजूद वह अपनी ताकत की संपूर्णता का उपयोग कर रहा था, लेकिन केवल बहुत कम हासिल कर सका, जैसे तीक्ष्ण को पीछे धकेलना। इसके अलावा वह अभी भी लंबे समय तक तीक्ष्ण के साथ सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। छात्रों ने चंद्रकांत को अविश्वसनीय रूप से मजबूत तीक्ष्ण के खिलाफ चौड़ी आंखों से लड़ते देखा, जैसे उन्होंने लड़ाई देखने में आनंद लिया। यद्यपि यहाँ के कई छात्रों ने तीक्ष्ण को पहले कभी नहीं देखा था, वे सभी उसे नाम से जानते थे। आखिरकार वह नवागंतुक प्रतियोगिता का दूसरा स्थान विजेता था और इस प्रकार उसका नाम विद्यापीठ में फैल गया था। फिर भी बहुत से लोगों को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि कोई व्यक्ति जो अभी तक साधक भी नहीं था, कारगिल विद्यापीठ के प्रतिभाशाली प्रतिभा चंद्रकांत के साथ आमने सामने लड़ सकता था। ये खबर कि नवागंतुक प्रतियोगिता के नवागंतुक राजा चंद्रगुप्त वर्मा साधक कादियान को हराने में सक्षम थे, पहले ही विद्यापीठ को हिला चुकी थी। और उस क्षण वे इस तथ्य को स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ थे कि तीक्ष्ण, जो अभी तक साधक भी नहीं था, सबसे मजबूत साधकों में से एक चंद्रकांत के साथ गतिरोध पर लड़ सकता था। जबकि चंद्रकांत तीक्ष्ण के खिलाफ उग्र रूप से लड़ रहा था, लोकपाल बेकार नहीं बैठा। चंद्रगुप्त की ओर दौड़ते हुए लोकपाल ने अपने साधक शस्त्र का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह एक मध्य स्तर का साधक था, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही सका उपयोग करना बर्बादी होगी जो अभी तक साधक भी नहीं था। लोकपाल जल्दी से चंद्रगुप्त की ओर दौड़ा, इससे पहले कि वह खुद को तैयार कर पाता, और उसने उसे लात मारने के लिए अपने दाहिने पैर का उपयोग किया। लात इतनी तेज गति से चंद्रगुप्त के पेट की ओर बढ़ी कि वह एक ठंडी हवा महसूस कर सकता था। लात तेज और उग्र दोनों थी और उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी, और इसलिए लोकपाल का पैर केवल उसके कपड़ों से रगड़ खाकर निकल गया। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि चंद्रगुप्त केवल बाल बाल लात से बचा था, चंद्रगुप्त के चेहरे पर घबराहट का एक भी निशान नहीं था, इसके बजाय केवल एक आकस्मिक विश्राम का भाव था। अपना हमला चूकते देखकर लोकपाल की आंखों ने एक चौंकी हुई अभिव्यक्ति प्रतिबिंबित की। हालांकि अगले ही पल नीली साधक ऊर्जा तुरंत उसके शरीर के भीतर से प्रकट हो गई। जैसे ही यह मूर्त रूप लिया, रहस्यमय हवाएं उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। अचानक लोकपाल की लात से तेज हवा महसूस करते हुए चंद्रगुप्त की आंखों ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। उसने पहले जो पुस्तकें पढ़ी थीं, उनके अनुसार इस प्रकार का हमला वायु गुण वाले साधक का एक उदाहरण था। एक गुण वाला साधक सामान्यतः बिना गुण वाले साधक से एक बड़े अंतर से अधिक मजबूत होता था। केवल यही नहीं, बल्कि गुणों वाले लोग सामान्यतः उनकी ताकत में जुड़ जाते थे। वायु गुण वालों की गति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती थी, और उच्च रैंकों में गति में वायु गुण वाले साधक का मुकाबला करने वाला बहुत कम होगा। एक नीले रंग की साधक ऊर्जा लोकपाल से बहने लगी, जैसे उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से उसमें लिपट गया। एक और त्वरित झपटे के साथ चंद्रगुप्त की ओर उस पर हमला करने के लिए यह मुट्ठी पहले से भी तेज थी, और यहाँ तक कि एक प्रेत छवि भी पीछे छोड़ गई। नग्न आंखें मुट्ठी को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगी।
उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। चंद्रगुप्त ने अपना सिर बगल की ओर झुकाया और एक बार फिर लोकपाल की मुट्ठी से बच गया। उसका दाहिना पैर तुरंत लोकपाल की ओर इस तरह लात मारी जो पहले की मुट्ठी से धीमी नहीं थी। लोकपाल की आंखें खतरनाक रूप से चमक उठीं, जैसे उसे एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त की गति उसकी अपनी गति से धीमी नहीं थी। तेज गति की लात के कारण लोकपाल के पास उससे बचने का समय नहीं था। बिना किसी अन्य विकल्प के वायुगुण वाली साधक ऊर्जा उसके बाएं हाथ के भीतर केंद्रित होने लगी, जैसे उसने उसे चंद्रगुप्त के आन ए वाले पैर पर दे मारा। लोकपाल की वायुगुण वाली साधक ऊर्जा से भरी मुट्ठी चंद्रगुप्त के पैर से उग्र रूप से टकराई, जिससे कमजोर चंद्रगुप्त पीछे की ओर उड़ गया। चंद्रगुप्त का शरीर बड़ी गति से पीछे फेंका गया, लेकिन उसके दोनों पैर जमीन पर घिसटते रहे, अपनी गति को धीमा करने के लिए घर्षण का उपयोग करते हुए। जमीन पर दो असाधारण रूप से स्पष्ट घसीटने के निशान छोड़ते हुए चंद्रगुप्त ने अनुमान लगाया कि उसे 10 मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। लोकपाल ने अपनी पोलें चटकाईं और चंद्रगुप्त के चेहरे पर शायद ही कभी देखी गई गंभीरता की नज़र से घूरा। उस छोटी सी मुठभेड़ में लोकपाल ने महसूस किया कि वह चंद्रगुप्त को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकता था। यद्यपि उसकी ताकत साधक की नहीं थी, उसकी लड़ाई क्षमताएं थीं। लोकपाल की आंखें थोड़ी मात्रा में हिचकिचाहट के साथ चमकने लगी, फिर वह अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा। इस स्थिति में यदि वह चंद्रगुप्त को जल्द से जल्द हराना चाहता था तो उसे अपने साधक शस्त्र का उपयोग करना होगा। यद्यपि सभी की हंसी का पात्र बनने से बचना कठिन होगा, लेकिन वह जानता था कि यदि उसने अपने साधक शस्त्र का उपयोग नहीं किया तो वह कम समय में चंद्रगुप्त को हराने में सक्षम नहीं होगा। यदि उसके जैसे किसी व्यक्ति को एक नए छात्र से निपटने में लंबा समय लगता जो साधक नहीं था, तो यह उसकी प्रतिष्ठा पर और भी बड़ा प्रभाव डालेगा। जब उसने सोचा कि कैसे वह एक मध्य साधक स्तर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को हराने में असमर्थ था जो अभी तक साधक स्तर तक नहीं पहुंचा था, और यहां तक कि ऐसा करने के लिए उसे साधक शस्त्र का उपयोग करना पड़ा, लोकपाल खींच महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इसने चंद्रगुप्त के प्रति उसकी घृणा को और भी गहरा विकसित कर दिया। आज की लड़ाई, चाहे विजेता कोई भी हो, वह फिर भी बहुत सारा चेहरा खो देगा। दूसरी ओर चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा में आज की लड़ाई से सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना थी, और उसकी प्रतिष्ठा एक बार छोटी इरा पूरे कारगिल विद्यापीठ में फैल जाएगी। लोकपाल की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठी जो किसी को कांप सकती थी, और कोई भी उसे सीधे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी हथेली के साथ एक शक्तिशाली नीली साधक ऊर्जा उन्मत्त रूप से आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे एक नीली महान तलवार में संघनित हो गई। ये लगभग 5 फीट लंबी और 3 इंच चौड़ी थी, और पूरी तलवार नीली रोशनी की एक मोटी परत में ढकी हुई थी। वह तेज धार सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब से चकाचौंध प्रकाश किरणें उत्सर्जित कर रही थी, और केवल इसे देखने मात्र से लोग भय से कांप उठते थे। चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि लोकपाल के हाथ में नीली महान तलवार एक शक्तिशाली साधक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे अधिक गंभीर हो गया। एक साधक शस्त्र का उपयोग करते हुए लोकपाल की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, पहले की तुलना में बहुत अधिक। यदि लोकपाल ने अपने साधक शस्त्र का उपयोग नहीं किया तो चंद्रगुप्त अभी भी लड़ाई का सामना कर सकता था, कुछ कठिनाई के साथ सही। हालांकि एक बार साधक शस्त्र खींच लिए जाने के बाद चंद्रगुप्त केवल सावधानी से चुनौती स्वीकार कर सकता था। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर उसने अनगिनत जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां प्राप्त की थीं, शायद वह हमले को रोकने में सक्षम होगा, हालांकि जीतना बेहद मुश्किल होगा। अपने साधक शस्त्र के साथ लोकपाल का प्रभावशाली तरीका अचानक मजबूत हो गया। उसकी आंखों ने चंद्रगुप्त को तीव्रता से घूरा, जैसे उसने कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, आज मैं निश्चित रूप से तुमसे छुटकारा पालूंगा। लोकपाल ने नीली महान तलवार को हवा में ऊंचा उठाया, और उसकी नीली चमक तेजी से चमक में बढ़ गई, क्योंकि उसकी मजबूत साधक ऊर्जा ने पुस्तकालय के भीतर से लड़ाई देख रहे कुछ छात्रों को भी झटका देने में कामयाबी हासिल की। लोकपाल दहाड़ा, जैसे उसने नीली महान तलवार को अपने सिर के ऊपर से तेजी से वार किया। इसके पीछे एक शानदार नीली प्रक्षेपवक्र छोड़ दी, जैसे ये चली। एक चीज जो देखी जा सकती थी वह थी हल्की तेज नीली तलवार तेज जो निकली और सीधे चंद्रगुप्त की ओर बढ़ी। यह महसूस करते हुए कि तलवार तेज अत्यंत शक्तिशाली था, चंद्रगुप्त के चेहरे ने तुरंत बेजोड़ एकाग्रता दिखाई। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वर्तमान वह झेल सकता था। नीली तलवार तेज इतनी अबोधगम्य रूप से तेज थी कि चंद्रगुप्त के पास अपने कार्यों पर विचार करने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति अपने पैरों में इकट्ठी कर ली, अपनी पूरी ताकत से बचने की तैयारी करने के लिए। अचानक एक सफ़ेद आकृति बिजली की तरह तेजी से निकली, यहाँ तक कि नीली तलवार तेज से भी तेज गति से
और चंद्रगुप्त के सामने एक ढाल के रूप में खड़ी हो गई। जब नीली तलवार तेज सफ़ेद आकृति की ओर बढ़ी, यह अप्रत्याशित रूप से बिना किसी निशान के चुपचाप गायब हो गई। एक भी चिंगारी नहीं देखी जा सकती थी। जो सफ़ेद आकृति पास आए, वह लगभग 40 वर्ष का एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष था। उस आदमी ने एक सफ़ेद चोगा पहना हुआ था और उसका विद्वानों जैसा चेहरा अत्यंत गंभीर था। उसकी असामान्य आंखों की जोड़ी पूरी तरह से क्रोध से भरी हुई थी। जब लोकपाल ने सफ़ेद वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बुरी तरह से बदल गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ में नीली महान तलवार को एक पल में गायब कर दिया और तुरंत उस आदमी का सम्मानपूर्वक अभिवादन करने के लिए झुक गया, उप प्रधानाचार्य। इन मात्र 2 शब्दों ने लोकपाल की आवाज़ में छिपे भय के निशान को धोखा दिया। लोकपाल को इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को इस तरह संबोधित करते सुनकर चंद्रगुप्त ठिठक गया। उसकी निगाहें कुछ देर के लिए उस पुरुष की पीठ पर टिकी रहीं, क्योंकि उसके दिल ने उस आदमी की पहचान का एहसास किया। उसकी राहत के लिए ये वही व्यक्ति था जो प्रधानाचार्य के बाद दूसरे स्थान पर था। कारगिल विद्यापीठ के एकमात्र उप प्रधानाचार्य देवदत्त। उप प्रधानाचार्य देवदत्त की भयानक दृष्टि कुछ समय के लिए लोकपाल पर टिकी रही, फिर जोर से नाक से आवाज़ निकाली। उनकी निगाहें फिर अभी भी लड़ रहे तीक्ष्ण और चंद्रकांत पर स्थानांतरित हो गईं। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी भी नहीं रुक रहे? उनकी आवाज़ गरज की तरह गूंजी, जैसे दोनों लोग तेज प्रतिध्वनि से प्रभावित हुए, जिससे वे अस्थायी रूप से बहरे हो गए। तीक्ष्ण और चंद्रकांत ने तुरंत रुक गए। जिस क्षण उन्होंने उप प्रधानाचार्य को देखा, तीक्ष्ण अचानक उत्तेजना की कोई छोटी मात्रा के साथ मुस्कुराया। दूसरी ओर चंद्रकांत का चेहरा भय से भरे एक में बदल गया। तीक्ष्ण चंद्रगुप्त के पास गया और धीरे धीरे उसे ध्यान से देखा। धीमी आवाज में वह फुसफुसाया, चंद्रगुप्त वर्मा, क्या तुम घायल हो? उद्धरण चिन्ह। चंद्रगुप्त ने केवल सिर हिलाया, फिर उसे चुप रहने के लिए एक सार्थक नजर दी। तीक्ष्ण केवल जवाब में हंसा। यद्यपि उसके पास एक बाघ का दिल और शरीर था, वह चंद्रगुप्त के कार्यों के पीछे के अर्थ को समझ सकता था। बिना कुछ और कहे वह चंद्रगुप्त के पीछे खड़ा हो गया और उसकी इच्छा के अनुसार चुप रहा। हालांकि तीक्ष्ण ने अभी भी चंद्रकांत को ध्यान से देखना जारी रखा और मानो उसे उकसाने के लिए उस पर पलक मारी। स्पष्ट रूप से अभी जो लड़ाई हुई थी वह उसके लिए पूरी तरह से आनंद लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उप प्रधानाचार्य देवदत्त ने लोकपाल और चंद्रकांत की ओर एक मजबूत नजर डाली। लोकपाल, तुमने पहले ही विद्यापीठ के नियम तोड़े हैं, तुम अपना अपराध जानते हो। लोकपाल ने झुंझलाहट में अपना सिर उठाया। उप प्रधानाचार्य, छात्रों के बीच मार्गदर्शन देना बहुत आम है। चंद्रगुप्त वर्मा और मैं केवल वही कर रहे थे और कुछ नहीं। जहां तक मेरे द्वारा विद्यापीठ के नियम तोड़ने की बात है, आपका छात्र आपसे पूछता है, मैंने कौन सा नियम तोड़ा? तुम फिर भी इस तरह बहस करने की हिम्मत करते हो? देवदत्त गुर्राया। लोकपाल, कारगिल विद्यापीठ का 66वां नियम क्या है? लोकपाल ने सोचने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर उत्तर दिया, 66वां नियम है कि पुस्तकालय में लड़ाई और पुस्तकालय का विनाश निषिद्ध है। देवदत्त ने उसे घूरना जारी रखा। यदि मैं तुम्हारी तलवार तेज को रोकता नहीं, तो मुझे डर है कि पुस्तकालय के द्वार तुम्हारे द्वारा तोड़ दिए गए होते। लोकपाल, क्या तुम अब अपना अपराध स्वीकार करते हो? लोकपाल का चेहरा वह सुनने के बाद अचानक गिर गया। उप प्रधानाचार्य ने जो कहा वह सही था। यदि उसने जो तलवार तेज छोड़ा था वह चंद्रगुप्त द्वारा बचा लिया गया होता और आगे बढ़ जाता, तो पुस्तकालय के द्वार मरम्मत से परे टूट जाते और हो सकता है कि देख रहे दर्शकों को भी चोट पहुंचती। चाहे चंद्रगुप्त तलवार तेज से बचने में सक्षम होता या नहीं, लोकपाल ने कहने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने इस परिदृश्य को आवाज़ दी तो वह उस पर एक और आरोप लगने से डर रहा था। क्योंकि विद्यापीठ के स्पष्ट नियम थे, ये कहता था कि छात्र एक दूसरे को मार्गदर्शन देने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन यदि वे जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते थे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा उसने जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को घायल करने के लिए अपने तलवार तेज का उपयोग किया था जो अभी तक साधक भी नहीं था, इसलिए स्थिति और भी जटिल थी। यद्यपि उसने इस प्रकार के अंतिम परिणाम की उम्मीद की थी, उसने सोचा था कि वह और अधिक के साथ बच निकलने में असक्षम होगा। लेकिन चूंकि उप प्रधानाचार्य यहाँ थे, स्थिति इस तरह विकसित हो गई थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अभी लोकपाल के दिल में वह केवल यह आशा कर सकता था कि उप प्रधानाचार्य उन्हें बहुत कठोर सजा न दें। लोकपाल ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं, उसने उप प्रधानाचार्य की दिशा में कहा। उसने अहंकार करने की हिम्मत नहीं की। देवदत्त ने एक बार फिर अपने आप से नाक से आवाज़ निकाली, फिर कहा, लोकपाल, तुमने पहले ही विद्यापीठ के नियमों में से एक का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने अपराधों पर विचार करने का लिए चिंतन कक्ष में 1 महीने की सजा सुनाता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है?
चिंतन कक्ष वह स्थान था जहां विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र जाते थे। यद्यपि इसके नाम में कक्ष शब्द था, यह एक छोटे पत्थर के घर से अधिक कुछ नहीं था। यह एक छात्रावास के कमरे से छोटा था और अपने भीतर केवल एक व्यक्ति को रख सकता था। एक बार दरवाजा बंद हो जाने के बाद अंदर के व्यक्ति को पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखा जाता था। बाहर की रोशनी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह पत्थर के घर में प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुछ भी न देखने के अलावा कोई आवाज़ भी पार नहीं जा पाती थी, यहाँ तक कि सबसे मजबूत ओलावृष्टि हो रही हो। अंदर के व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता था। लोकपाल ने अपने पूरे दिल से समझ लिया है और कोई आपत्ति नहीं है। उसने सिर झुकाकर कहा। उसका स्वर सम्मानजनक था और किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब वह पश्चातापी दिख रहा था, उसके दिल में जहर चंद्रगुप्त के खिलाफ उसकी शिकायतों के साथ बढ़ रहा था। उपप्रधानाचार्य ने सिर हिलाया, एक अधिक हर्षित अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर लौट रही थी। तुम जा सकते हो और स्वयं चिंतन कक्ष में जाकर विचार कर सकते हो। उसके बाद देवदत्त ने अपनी आंखें व्याकुल चंद्रकांत की ओर घुमाईं। चंद्रकांत, इतनी ताकत के साथ भी ये सोचने के लिए कि तुम एक नए छात्र को धमका रहे थे, हमारे कारगिल विद्यापीठ ने तुम्हारे कारण चेहरा खो दिया है। चंद्रकांत ने भावहीनता से कहा, उपप्रधानाचार्य की शिक्षाएं सही हैं। मैंने अपने गलतियों को समझ लिया है और उन्हें फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। चंद्रकांत, मुझे आशा है कि तुम ध्यान रखोगे, ये कारगिल विद्यापीठ है, तुम्हारा हिमाद्री संप्रदाय नहीं। यदि तुम कारगिल विद्यापीठ के भीतर रहना जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना सीखना होगा। अन्यथा भले ही तुम हिमाद्री संप्रदाय के युवा स्वामी हो, तुम्हें उसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। मुझे आशा है कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तुम जा सकते हो। जब चंद्रकांत की बात आए, उपप्रधानाचार्य परी नामों से कुछ हद तक डर रहे थे और उसे और दंडित करने की हिम्मत नहीं की। चंद्रकांत ने एक और शब्द नहीं बोला, क्योंकि वह और उसके अनुयायी चुपचाप जगह छोड़ गए। सबसे बुरा होते देखकर लोकेश, चंद्रकीर्ति और करण आसपास नहीं रुके और निराश होकर चले गए। एक बार भीड़ तितर-बितर हो गई। उपप्रधानाचार्य की निगाहें चंद्रगुप्त पर टिक गईं और वे मुस्कुराए, तुम ही चंद्रगुप्त वर्मा होगे। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया और एक स्वर में जो न तो अत्यधिक दबंग था और न ही दासतापूर्ण, उसने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। उपप्रधानाचार्य ने ठीक से चंद्रगुप्त का आकार देखा और उनकी पहले की गंभीर अभिव्यक्ति गायब हो गई। वे मुस्कुराए और कहा, अभी तक साधक स्तर हासिल नहीं किया है और फिर भी लोकपाल को अपना साधक शस्त्र बुलाने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। चंद्रगुप्त वर्मा, तुम काफी अच्छे हो। उपप्रधानाचार्य, आप बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हैं। ये केवल भाग्य के एक क्षण के कारण था, चंद्रगुप्त ने सादेपन से उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से किसी भी अहंकार से रहित थी। जैसे उसकी आंखों ने चंद्रगुप्त की एकत्रित अभिव्यक्ति को देखा, उपप्रधानाचार्य देवदत्त ने प्रशंसा में सिर हिलाया। चंद्रगुप्त वर्मा, तुम्हें ठीक से साधना करने की आवश्यकता है और जितनी जल्दी हो सके साधक स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखो। उपप्रधानाचार्य की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से लगन से साधना करना जारी रखूंगा। चंद्रगुप्त मुस्कुराया। उसके बाद देवदत्त की निगाहें तीक्ष्ण पर लौट आईं। तीक्ष्ण, यद्यपि अब तुम प्रधानाचार्य के शिष्य हो, तुम्हारी पहचान बदल गई है। तुम्हें अभी भी याद रखना चाहिए कि केवल अपनी शक्ति छोटी ई में स्वयं सुधार करके ही तुम वास्तव में लोगों का सम्मान अर्जित करोगे। केवल उसी तरह तुम आर्यावर्त महाद्वीप में अपना समर्थन कर सकते हो। क्या तुम समझते हो? तीक्ष्ण ने चतुराई से सिर हिलाया और दबी हुई आवाज में उत्तर दिया, तीक्ष्ण समझ गया। हाँ। उपप्रधानाचार्य ने सिर हिलाया और जारी रखा, यद्यपि तुम प्रतिभाओं के शिखर पर हो और तुम्हारा भविष्य असीम है, तुम किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वासी नहीं बन सकते। तुम्हें हमेशा हर चीज का सामना शांत और एकत्रित तरीके से करना चाहिए। तुम उन कुलीन परिवारों से कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि अब तुम प्रधानाचार्य के शिष्य हो। तुम्हारा भविष्य का प्रशिक्षण अधिक कठिन होगा और तुम्हें साधना पर अधिक समय बिताना होगा। तुम निश्चित रूप से प्रधानाचार्य के परिश्रमी प्रयासों को बर्बाद नहीं कर सकते। इन शब्दों पर तीक्ष्ण ने अपनी छाती थपथपाई और देवदत्त से वादा किया, उपप्रधानाचार्य, चिंता मत करो। मैं तीक्ष्ण निश्चित रूप से लगन से साधना करूंगा। मैं बिल्कुल भी गुरु का चेहरा नहीं खोऊंगा। उपप्रधानाचार्य मुस्कुराए और सिर हिलाया, कमरे से चले गए। एक बार जब वे चले गए, चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने थोड़ी देर और बातचीत की और अलविदा का आदान प्रदान करने के बाद चंद्रगुप्त अपनी पुस्तकें पढ़ने के लिए पुस्तकालय लौट आया। जब चंद्रगुप्त पुस्तकालय में लौटा, मूल रूप से पुस्तकालय के भीतर से देख रहे छात्र सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ ही समय बाद दो चलती फिरती खबरें पूरे कारगिल विद्यापीठ में एक अविश्वसनीय दर से यात्रा कर चुकी थीं।
नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता का दूसरा स्थान तीक्ष्ण वास्तव में कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य का शिष्य बन गया। इसके अलावा उसकी साधना प्रतिभा चंद्रकांत के साथ एक तीव्र लड़ाई हुई। नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता के नवागंतुक राजा चंद्रगुप्त वर्मा ने केवल अपने नंगे हाथों का उपयोग किया और एक मध्य साधक स्तर लोकपाल को एक लड़ाई में अपने साधक शस्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। अंत में लोकपाल ने उप प्रधानाचार्य देवदत्त को परेशान किया और सजा के रूप में पूरे 1 महीने के लिए चिंतन कक्ष में कैद हो गया। ये 2 खबरें पहले से ही 2 घंटे के छोटे से समय में कारगिल विद्यापीठ के हर कोने में फैल चुकी थीं, शिक्षकों और छात्रों दोनों को चौंका रही थीं। उसी समय तीक्ष्ण कारगिल विद्यापीठ में सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बन गया था। वह मूल रूप से केवल एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अब जब उसकी पहचान दुनिया हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरी थी, कुलीन वर्ग जो मूल रूप से उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे नीची नज़र से देखते थे, अब उसे नई अभिव्यक्तियों के साथ देखते थे। उस दिन से तीक्ष्ण भी वह बच्चा बन गया था जिसे अलग अलग मात्रा में प्रभाव वाले लोग अपने परिवारों में शामिल करने की कोशिश करते थे। यद्यपि चंद्रगुप्त का नाम भी विद्यापीठ के चारों ओर फैल गया था, ये पहले से ही पूरी तरह से तीक्ष्ण की खबर की अत्यधिक चमक से ढक गया था। हालांकि चंद्रगुप्त ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद अभी भी कई महिला छात्राएं थीं जो चंद्रगुप्त को मोह की चमकती निगाहों से देखती थीं। चंद्रगुप्त की उपस्थ छोटी इति अत्यंत सुंदर थी और निश्चित रूप से कारगिल विद्यापीठ में किसी भी अन्य पुरुष से कम नहीं थी। उसकी अद्वितीय भव्यता और उसकी शक्तिशाली क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से एक महिला हत्यारा था। इस प्रकार कारगिल विद्यापीठ में चंद्रगुप्त कई लड़कियों के दिलों में सफ़ेद राजकुमार बन गया था। पुस्तकालय में लड़ाई के बाद से चंद्रगुप्त के दिन कुछ भी शांत नहीं रहे थे। हर बार जब वह विद्यापीठ के मैदानों में प्रवेश करता, वह अनगिनत पुरुष छात्रों से घिर जाता जो उससे लड़ने के लिए विभिन्न बहाने बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि जब वह पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता, फिर भी वह काफ़ी कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जाता, जिससे वह शांति से पढ़ भी नहीं पाता। अब तक चंद्रगुप्त ने भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की थी और उन्हें अनुशासित किया था क्योंकि वे अमीर पृष्ठभूमि से कृपालु बच्चे थे। हालांकि शायद इसलिए कि चंद्रगुप्त अपने अनुशासन में बहुत क्षमाशील था, उसके प्रयासों का निवारक प्रभाव लगभग शून्य था और काफी हद तक पूरी तरह से अनदेखा किया गया था। अंत में असहाय चंद्रगुप्त को उप प्रधानाचार्य की अनुमति के तहत पुस्तकें वापस अपने छात्रावास में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पढ़ने के अलावा चंद्रगुप्त ने अपना लगभग सारा खाली समय साधना में बिताया। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 3 महीने पहले ही बीत चुके थे। सुबह थी और सूरज अभी अभी निकला था। अपने बिस्तर पर कमलासन मुद्रा में बैठे चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसी क्षण उसकी आंखों के भीतर एक रोशनी चमक उठी। चंद्रगुप्त ने अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे अपनी हथेलियां फैलाईं। उसने देखा कि उसके हाथ खाली थे, क्योंकि वह तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल जो वह पकड़े हुए था पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था। अपने शरीर के माध्यम से महान नदियों के समान तरीके से बहती मजबूत साधक ऊर्जा को महसूस करते हुए चंद्रगुप्त अंततः मुस्कुराया। वह साधक ऊर्जा के 10वें स्तर तक पहुंच गया था। 3 महीने की साधना के बाद वह पहले ही 10वें स्तर तक पहुंच चुका था। वह साधक स्तर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था और किसी भी क्षण सफलता हासिल कर सकता था। नवागंतुक युद्ध कला प्रतियोगिता का तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल पहले ही उसके द्वारा पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था। यद्यपि यह कहा जाता था कि तृतीय श्रेणी के प्राणी मूल में ऊर्जा की बड़ी मात्रा होती थी, चंद्रगुप्त को अपनी साधना के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वह एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। आखिरकार उसने साधना के माध्यम से जो क्षमताएं हासिल की थीं वे अत्यंत भयानक थीं। इस प्रकार एक तृतीय श्रेणी का प्राणी मूल जो एक औसत व्यक्ति को 8वें स्तर से मध्य साधक स्तर तक पहुंचा सकता था, केवल चंद्रगुप्त को 10वें स्तर के शिखर तक पहुंचने में मदद कर सका। चंद्रगुप्त ने अपनी खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखा। सूरज कुछ देर से बाहर था, इसलिए चंद्रगुप्त जानता था कि अब सुबह का समय नहीं रह गया था। आज कारगिल विद्यापीठ के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि यह वह दिन था जब वे एक बड़े पैमाने का आयोजन करेंगे जिसमें सभी छात्र और शिक्षक भाग लेंगे। इस आयोजन को वन्य जीवन चुनौती कहा जाता था। प्रत्येक छात्र को कारगिल विद्यापीठ छोड़कर 20 मील दूर जंगल में 3 दिनों तक रहना होता था। 3 दिनों के बड़ी इतर प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल प्राप्त करने होते थे। जो लोग साधक स्तर तक पहुंच गए थे उनके लिए उन्हें 2 द्वितीय श्रेणी के प्राणी मूल की आवश्यकता होगी। प्राणी मूल की मात्रा सीमित नहीं थी, लेकिन जिस किसी को भी सबसे अधिक प्राणी मूल मिलते उसे एक समृद्ध पुरस्कार दिया जाता।
एक पृथ्वी गुण युक्त चतुर्थ श्रेणी का प्राणी मूल और एक आकाश अंगूठी। पुरस्कार इतना लुभावना था कि यदि इसे अमीर पृष्ठभूमि के बच्चों के सामने रखा जाता तो वे भी इससे भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते। साथ ही कोई भी छात्र जो इस मानक तक पहुंच जाता था वह पुस्तकालय के चौथे स्तर पर विभिन्न युद्ध कौशल और साधना विधियों के बारे में पुस्तकों तक भी पहुंच सकता था। ये पुरस्कार विशेष रूप से औसत सामान्य परिवारों के लोगों के लिए लुभावना था। युद्ध कौशल ऐसी तकनीकें थीं जो मजबूत हमले बना सकती थीं। साधक ऊर्जा के विशिष्ट उपयोगों के साथ ये किसी की शक्ति को 120% तक बढ़ा सकती थीं, जिससे वे ऐसी तकनीकें बन जाती थीं जो पूरी तरह से किसी की मूल क्षमताओं को पीछे छोड़ देती थीं। दूसरी ओर साधना विधियों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब कोई साधक स्तर तक पहुंच जाता था। कुछ सामान्य परिवार निम्नतम स्तर की साधना विधियां भी नहीं जानते थे और इसलिए इन परिवारों में पैदा हुए बच्चों को साधक ऊर्जा पैदा करने के लिए उन्हें दी गई सती श्वास प्रश्वास विधि पर निर्भर रहना पड़ता था। ये श्वास प्रश्वास विधियां पूरे आर्यावर्त महाद्वीप में प्रसारित थीं। उनके चरण अत्यंत सरल थे, इसलिए अधिकांश सामान्य परिवार इन विधियों के बारे में सब कुछ जानते थे। एकमात्र दोष ये था कि ये श्वास प्रश्वास विधियां केवल उन्हें 10वें साधक ऊर्जा स्तर तक साधना करने में मदद कर सकती थीं और उन लोगों के लिए पूरी तरह से बेकार थीं जो पहले से ही साधक स्तर तक पहुंच चुके थे। इस प्रकार युद्ध कौशल और साधना विधियां सामान्य लोगों के लिए अप्राप्य खजाने के रूप में देखी जाती थीं। आर्यावर्त महाद्वीप पर सभी युद्ध कौशल और साधना विधियां 4 स्तरों में विभाजित थीं: मानव सोपान, पृथ्वी सोपान, स्वर्ग सोपान और देव सोपान। प्रत्येक सोपान को फिर 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया था: प्राथमिक, मध्य और उच्च। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खेल मैदान पर छात्रावासों से निकलने के बाद चंद्रगुप्त सीधे खेल के मैदान की ओर चल दिया। इस आयोजन की घोषणा 3 दिन पहले ही कर दी गई थी और अब तक लगभग सभी छात्रों ने अपनी क्षमताओं के शिखर तक खुद को तेज करके इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। जब तक चंद्रगुप्त खेल के मैदान में पहुंचा, जगह पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि ये देखना अभी भी स्पष्ट था कि लोग 2 समूहों में विभाजित थे। एक समूह सभी कुलीनों का एकत्रीकरण था और दूसरा समूह पूरी तरह से सामान्य लोगों से बना था जिनके पास कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी। वे सभी छात्र जो अभी तक साधक स्तर तक नहीं पहुंचे थे एक इस्पात हथियार पकड़े हुए थे जो सूरज के नीचे चमक रहे थे। चूंकि वे प्राणियों का सामना कर रहे थे, विद्यापीठ प्रशासन ने उन्हें अपने स्वयं के हथियार चुनने की अनुमति दी थी। चंद्रगुप्त हथियारों के रैक के पास गया। हालांकि जब उसने वहां सभी हथियारों को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकीं। अच्छे हथियार लगभग सभी छात्रों द्वारा पहले ही चुन लिए गए थे और केवल वे ही बचे थे जो अच्छी गुणवत्ता के थे। वे भारी प्रकार के हथियार थे जिन्हें उपयोग करने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती थी। वे बिल्कुल भी चंद्रगुप्त के अनुकूल नहीं थे। चंद्रगुप्त ने पूरे हथियारों के रैक पर एक नज़र डाली। जब उसने एक टूटी हुई लोहे की छड़ देखी जो उसकी उंगली की मोटाई के बारे में थी, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने उसे बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, केवल ये पता लगाने के लिए कि लोहे की छड़ लगभग 3 इंच लंबी थी और इसकी सतह पहले से ही पूरी तरह से गहरे पीले रंग के जंग के निशानों से ढकी हुई थी। इसके एक सिरे पर एक अत्यंत तेज नोक थी। चंद्रगुप्त ने अपने हाथों में जंग लगी लोहे की छड़ का वजन किया और फिर इसकी मजबूती का परीक्षण किया, फिर संतोष में सिर हिलाया। ये लोहे की छड़ पहली नज़र में कुछ हद तक अनुपयुक्त लग रही थी, लेकिन इसका भारीपन और लंबाई चंद्रगुप्त के अनुकूल थी और शेष हथियारों में से केवल ये लोहे की छड़ ही चंद्रगुप्त की अधिकांश क्षमताओं को बाहर लाने में सक्षम होगी। इसी क्षण तीक्ष्ण भीड़ से बाहर आया। उसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो व्यावहारिक रूप से उसके जितनी ही बड़ी थी। इसने तीक्ष्ण को और भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बना दिया। तीक्ष्ण चंद्रगुप्त के पास आया और उसकी निगाहें चंद्रगुप्त के हाथों में दागदार लोहे की छड़ पर टिक गईं। उसकी आंखें उलझन दिखाने से खुद को नहीं रोक सकीं, जैसे उसने पूछा, अरे चंद्रगुप्त वर्मा, तुम एक लोहे की छड़ के साथ क्या कर रहे हो? चंद्रगुप्त हंसा, मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूँ, बेशक इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता चंद्रगुप्त वर्मा, तुम वास्तव में इस बेकार लोहे की छड़ को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हो। तुम क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तीक्ष्ण ने सदमे में पूछा। चंद्रगुप्त खिसिया गया और आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यद्यपि तीक्ष्ण समझ नहीं पाया कि चंद्रगुप्त इतनी बेकार लोहे की छड़ को हथियार के रूप में क्यों उपयोग करेगा, उसने इस प्रश्न का पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, कैसा रहेगा अगर हम दोनों टीम बना लें? यदि हम हाथ मिलाते हैं तो प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणियों में से कोई भी हमें बाधा नहीं दे सकता। हम द्वितीय श्रेणी के जादुई प्राणी को भी पछाड़ने में सक्षम होंगे।
इसके अलावा मैं छोटी उम्र से इस प्रकार के जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करता रहा हूँ, और मैंने धीरे धीरे जंगल में जीवित रहने के बारे में काफ़ी अनुभव सीख लिया है। यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। चंद्रगुप्त ने थोड़ी देर इस पर विचार किया। अंत में उसने तीक्ष्ण के प्रस्ताव पर सहमति में सिर हिलाया। विद्यापीठ ने छात्रों को जादुई प्राणियों का मारने के लिए 3-5 लोगों के समूह बनाने से मना नहीं किया था, इसलिए कई छात्र छोटे समूहों के रूप में एक साथ जाने लगे। उसी क्षण एक सुंदर कुलीन एक अहंकारी हवा लिए हुए तीक्ष्ण के पास आया और मुस्कुराया, नमस्ते तीक्ष्ण, मेरा नाम सौरभ है। मैं 10वें साधक ऊर्जा स्तर के शिखर पर हूँ। क्या तुम मेरे साथ साथी बनना चाहते हो? मेरा मानना है कि यदि हम हाथ मिलाते हैं तो जादुई प्राणियों का शिकार करना हम दोनों के लिए बहुत आसान होगा। तीक्ष्ण ने सौरभ पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, चंद्रगुप्त वर्मा और मैं साथ में काफ़ी हैं। हमें शामिल होने के लिए और लोगों की आवश्यकता नहीं है। तीक्ष्ण के इनकार का सामना करते हुए सौरभ ने कोई निराशा नहीं दिखाई। वह चंद्रगुप्त को देखने के लिए घूमा और उसका चेहरा तुरंत अभिमानी हो गया। ये व्यक्ति चंद्रगुप्त वर्मा होना चाहिए, ज्ञानपुरी के चंद्रवंश के चौथे स्वामी। मेरे पिता सौरभ वंश के मुखिया हैं निषिद्ध नगर में। क्या कनिष्ठ चंद्रगुप्त वर्मा मुझे अपने समूह में स्वागत करेंगे? यद्यपि सौरभ के शब्द अभी भी अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्वर में थे, उनके शब्दों ने उनके पीछे एक धमकी भरी ताकत छिपा रखी थी। निषिद्ध नगर एक राजनगर था और जब गौरी राज्य की बात आती थी, निषिद्ध नगर को एक शाही नगर माना जाता था क्योंकि शाही महल निषिद्ध नगर में स्थित था। सौरभ के शब्दों के पीछे की बलशालिता को सुनकर चंद्रगुप्त ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने सौरभ के सुंदर चेहरे पर अपनी निगाहें घुमाईं और ठंडेपन से उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमें अब किसी अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम केवल प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास दूसरों की देखभाल करने का समय नहीं है। ये सुनकर सौरभ तुरंत सुअर के कलेजे के रंग का हो गया। चंद्रगुप्त के अर्थ पर उसका चेहरा गहरा हो गया और यह स्पष्ट था कि चंद्रगुप्त सौरभ की क्षमताओं को नीची नज़र से देख रहा था। सौरभ का चेहरा तूफानी हो गया और उसने चंद्रगुप्त की उदासीन अभिव्यक्ति पर बुरी नज़र डाली, फिर ठंडेपन से नाक से आवाज़ निकाली और चला गया। सौरभ के जाने के बाद जटिल पृष्ठभूमि के काफ़ी लोग पास आए। ये लोग तीक्ष्ण का अभिवादन नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल उसके समूह में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। तीक्ष्ण का इन लोगों में से किसी के लिए कोई भावना नहीं थी और वह उनके साथ अधिक बातचीत करने को तैयार नहीं था। सभी के जाने के बाद एक लगभग 20 वर्षीय युवक एक लंबी और मजबूत काया के साथ तीक्ष्ण से बहुत अलग नहीं, दूर से आया। वह सीधे चंद्रगुप्त की ओर चला गया और चंद्रगुप्त के कंधे को मजबूती से थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हंसा, चौथे भाई, तुम अब विद्यापीठ के सेलिब्रिटी बन गए हो। कारगिल विद्यापीठ के सभी छात्रों में से मुझे यकीन है कि इस बिंदु पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुमने चंद्रवंश का चेहरा नहीं खोया है और तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारी कुछ चमक से लाभान्वित होने में सक्षम रहा है। मजबूत युवक चंद्रगुप्त का बड़ा भाई चंद्रसेन था। वह वर्तमान में एक अत्यंत खुश अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा था और यह स्पष्ट था कि उसकी उत्तेजना वास्तविक थी। चंद्रगुप्त मुस्कुराया, बड़े भाई, मजाक करना बंद करो। अरे सही, तुम एकदम सही समय पर आए हो। क्यों न हम इस आयोजन के लिए समूह बना लें? चंद्रसेन ने अपना सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वह खुशी से उत्तर दिया, चौथे भाई, यदि तुमने मुझसे एक सप्ताह पहले पूछा होता, शायद तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ समूह बनाने के लिए सहमत हो गया होता। हालांकि मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक सप्ताह पहले तुम्हारे भाई ने अंततः साधक स्तर में सफलता हासिल कर ली, इस प्रकार एक साधक बन गया। इसका मतलब है कि आज के आयोजन के दौरान मैं द्वितीय श्रेणी के जादुई प्राणियों को मारने के लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। इसल छोटी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये कहते हुए चंद्रसेन के शरीर से एक शक्तिशाली साधक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। उसके हाथ पीली रोशनी से चमक रहे थे, एक बड़ी दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी बना रहे थे। युद्ध कुल्हाड़ी लगभग एक धोने के बेसिन जितनी बड़ी थी और एक पीली चमक दे रही थी। चौथे भाई, बुरा नहीं है ना? मैं साधक स्तर में सफलता पाने के बाद मैं ये जानकर चौंक गया कि मेरे पास वास्तव में पृथ्वी गुण है, चंद्रसेन ने गर्व से कहा। साधक जिनके पास गुण होते थे, उनके पास सामान्यतः बिना गुण वाले साधकों के खिलाफ लड़ते समय बड़े फायदे होते थे। यदि दोनों के पास शक्ति के बिल्कुल समान स्तर हों और वे एक दूसरे से लड़ें, सामान्य परिस्थितियों में गुण वाला साधक अंततः विजयी होगा।
एक व्यक्ति केवल साधक स्तर में सफलता पाने के बाद ही पता लगा सकता था कि उनकी साधक ऊर्जा में गुण है या नहीं। इस प्रकार कोई भी जो अभी तक साधक नहीं बना था, वह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि उनकी साधक ऊर्जा में अगुण है या नहीं। हालांकि गुणयुक्त साधक ऊर्जा होने की संभावना अत्यंत कम थी। औसतन 1000 साधकों में से एक अपनी साधक ऊर्जा में गुणों का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा कारगिल विद्यापीठ में एकत्रित लगभग सभी लोग वे थे जिनके पास पूरे गौरी राज्य में सबसे अधिक क्षमता थी। इसीलिए 1000 छात्रों के समूह के बीच कई साधकों का गुणयुक्त साधक ऊर्जा होना पूरी तरह से सामान्य था। चंद्रसेन के हाथों में दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी को देखते हुए चंद्रगुप्त खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बड़े भाई, सफलतापूर्वक सफलता हासिल करने और एक साधक बनने के लिए बधाई। तुम्हारे पास एक गुण भी है। चंद्रसेन की अभिव्यक्ति अत्यंत खुश थी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर कुछ युवकों की ओर इशारा किया जो उसके साथ थे। ये सही है चौथे भाई, मुझे इन लोगों से तुम्हारा परिचय कराना चाहिए। ये मेरे प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत अपेक्षाकृत उत्कृष्ट बच्चे हैं। उनके नाम चंद्र आदित्य, चंद्र प्रभाकर और चंद्र कुमार हैं। हम चौथे स्वामी को प्रणाम करते हैं। तीनों युवकों ने एक साथ अभिवादन में झुककर प्रणाम किया। उनका रवैया अत्यंत सम्मानजनक था। चंद्रवंश में पदानुक्रम अत्यंत सख्त था, इसलिए यद्यपि वे चंद्रवंश के अधिक उत्कृष्ट सदस्य थे, उनकी स्थितियां चंद्रगुप्त की तुलना में बहुत कम थीं। भले ही वे सभी चंद्रगुप्त से बड़ थे, फिर भी उन्हें चंद्रगुप्त के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना था। इसके अलावा छोटे चंद्रगुप्त को सलामी देते समय उन तीनों ने अन्याय का कोई भी निशान महसूस नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने वास्तव में गर्व की भावना महसूस की। आखिरकार चंद्रगुप्त ने साधक कादियान को हराने में कामयाबी हासिल की थी, जब वह केवल 8वें साधक ऊर्जा स्तर पर था और खाली हाथों से लोकपाल के साथ गतिरोध पर लड़ने में कामयाब रहा था। अंत में उसने लोकपाल को अपने साधक शस्त्र का उपयोग करने के लिए भी मजबूर किया था। चंद्रगुप्त की सभी उपलब्धियों ने पूरे कारगिल विद्यापीठ को प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया। चंद्रवंश के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वे गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। केवल इसलिए नहीं कि चंद्रगुप्त उनके वंश का सदस्य था, बल्कि इसलिए कि वह चंद्रवंश का चौथा स्वामी था। तीक्ष्ण का परिचय अपने बड़े भाई चंद्रसेन से कराने और थोड़ी देर बात करने के बाद उपप्रधानाचार्य देवदत्त ने उन्हें अलग कर दिया। उपप्रधानाचार्य देवदत्त ने एक भाषण देने के बाद उन्होंने शेष छात्रों को थोड़ा साफ सफाई करने को कहा। फिर सभी की आकाश अंगूठियां ले ली ताकि लोगों को उनके भीतर अपने स्वयं के प्राणी मूल संग्रहित करने से रोका जा सके। उन्होंने उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में एक सस्ती आकाश पेटी दी। इनमें से एक पेटी इतनी महंगी नहीं थी और वास्तव में एक बहुत ही सामान्य वस्तु थी, इसलिए विद्यापीठ उनमें से 1000 देने का खर्च उठा सकता था। पेटी के भीतर का स्थान भी बहुत छोटा था और केवल 1 मीटर वर्ग तक ही धारण कर सकता था। हालांकि ये प्राणी मूल रखने के लिए पर्याप्त था। अभी के लिए प्रत्येक पेटी में चोट लगने की स्थिति में थोड़ी मात्रा में दवा रखी हुई थी। एक बार सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद सभी 1000 छात्रों ने एक भव्य निकास में विद्यापीठ छोड़ दिया। 20 मील दूर जंगल की ओर जाते हुए कुछ दर्जन शिक्षक उनके साथ थे। उनका मिशन जंगल में फैल जाना और किसी भी छात्र को जीवन धमकी वाली स्थिति में बचाना था, जिसमें प्रधानाचार्य देवदत्त समूह का नेतृत्व कर रहे थे। विद्यापीठ से बाहर निकलने के बाद सभी की गति धीरे धीरे बढ़ गई। चूंकि उनमें से सबसे कमजोर छात्र लगभग 8वें साधक ऊर्जा स्तर के आसपास था, गति निश्चित रूप से तेज हो सकती थी, यद्यपि वे पहले से ही बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे थे। 2 घंटे की यात्रा के बाद अंततः सभी जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां वे सभी इसके भीतर से एक हल्की सफेद रोशनी चमकती देख सकते थे। चंद्रगुप्त ने जंगल को कवर करने वाली सफेद रोशनी को अजीब तरह से देखा। उसने पुस्तकालय में कई पुस्तकें पढ़ी थीं, इसलिए वह सफेद रोशनी के पीछे का कारण समझ गया। 300 साल पहले ये स्थान एक घास का बंजर भूमि हुआ करता था, जहां कोई जंगल दिखाई नहीं देता था। कारगिल विद्यापीठ के 1000 लोगों का उपयोग करके उन्होंने अंततः क्षेत्र का विकास किया और 1 साल के काम के बाद एक जंगल बनाया गया। यद्यपि उस समय जंगल का क्षेत्रफल केवल 50 किलोमीटर था, सैकड़ों वर्षों के बाद जंगल विकसित होकर आज जैसा हो गया था। जंगल के बढ़ने के बाद कारगिल विद्यापीठ के तत्कालीन प्रधानाचार्य ब्रान ने व्यक्तिगत रूप से 3 दिन और 3 रात जंगल में बिताए और इसे प्रकाश में लपेट दिया। फिर इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक क्षेत्र पर एक मजबूत जादू था और जंगल के बीच में प्रधानाचार्य ने छात्रों के लिए मजबूत जादुई प्राणी बनाने के लिए कमजोर जादुई प्राणियों को छोड़ा था, ताकि वे विद्यापीठ के छात्रों के लिए लड़ना सीख सकें। प्रधानाचार्य ब्रान ने गौरी राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये जंगल बनाया था और जंगल बनाने में बहुत अधिक प्रयास खर्च किए थे।
हालांकि प्रधानाचार्य ब्रान बहुत पहले सेवान छोटी इवृत हो चुके थे, एक और व्यक्ति ने उनकी भूमिका संभाल ली थी। उसी क्षण प्रधानाचार्य आगे बढ़े और कहा, प्रिय छात्रों, आज से शुरू करके तुम्हें 3 दिनों के लिए जंगल में जीवित रहना होगा और कम से कम 2 प्राणी मूल जमा करने होंगे। यदि तुम आधे रास्ते में हार मान लेते हो या 2 प्राणी मूल प्राप्त नहीं करते हो तो इसे एक हार माना जाएगा और तुम्हें पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। उनकी स्पष्ट आवाज हर छात्र के कान तक पहुंच गई। अभी सभी को अलग कर दिया जाएगा। वे छात्र जो साधक नहीं हैं, प्राणी मूल का शिकार करने के लिए दूसरे क्षेत्र में किसी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। उन छात्रों के लिए जो साधक हैं, कृपया तीसरे क्षेत्र की ओर अपना रास्ता बनाएं। उसके बाद सभी तितर बितर होने लगे, जबकि चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण स्वाभाविक रूप से एक साथ चले गए। क्योंकि क्षेत्र जादुई प्राणियों के खिलाफ जादूगरी किया गया था, इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर किसी भी जादुई प्राणी द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। जैसे ही वे जादूगरी किए गए क्षेत्र में दाखिल हुए, चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण दोनों पहले से ही पहले क्षेत्र में थे। पहले क्षेत्र में बहुत कमजोर शक्ति वाले प्राणी थे, इतने कमजोर कि वे प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के बराबर नहीं होते। जब ऐसे कमजोर प्राणियों की बात आती थी तो पूरा आर्यावर्त महाद्वीप उन्हें केवल जंगली जानवर कहता था, और यह केवल तब था जब वे प्रथम श्रेणी तक पहुंचते थे कि उन्हें जादुई प्राणी माना जाएगा। सभी 1000 छात्र एक ही समय में दाखिल हुए, जंगली जानवरों को डराकर वश में कर लिया और यात्रा को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बना दिया। जल्दी ही छात्र सभी जादूगरी के माध्यम से और दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। इस क्षेत्र के सभी राक्षस प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी थे, इसलिए उन लोगों के लिए जो साधक नहीं थे, यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी भी उनके लिए खतरा पैदा कर सकता था। दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तीक्ष्ण और चंद्रगुप्त बाकी छात्रों से अलग हो गए और जंगलों के घने हिस्सों की ओर चल दिए। उनके चारों ओर घास फूस थी जो एक व्यक्ति जितनी लंबी थी और उनकी दृष्टि को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही थी। सड़क देखने में सक्षम नहीं, वे केवल नीचे देख सकते थे और जादुई प्राणियों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों का पता लगा सकते थे। चंद्रगुप्त वर्मा, यहाँ से आगे जादुई प्राणी अक्सर दिखाई देंगे, हम निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकते, तीक्ष्ण ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। वह छोटी उम्र से जंगलों में जादुई प्राणियों का शिकार कर रहा था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि उनके बारे में उसका एक समृद्ध अनुभव था। वह जंगलों के भीतर रहने वाले खतरों को भी समझता था और यदि कोई सावधान नहीं था तो वे आसानी से अपनी जान खो देंगे। चंद्रगुप्त के चेहरे में दृढ़ विश्वास का भाव था। चिंता मत करो, भले ही तुम मुसीबत में पड़ो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मुसीबत में पड़ूंगा। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ उसने इस जंगल को हल्के में नहीं लिया। अपने पिछले जीवन में वह अक्सर जंगलों से यात्रा करता था और जंगलों के मामले में उसका अनुभव तीक्ष्ण की तुलना में और भी अधिक व्यापक था। इस तथ्य के साथ कि चंद्रगुप्त ने एक पुस्तक में जादुई प्राणियों के बारे में पढ़ा था, उसने जंगल में जादुई प्राणियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। तीक्ष्ण ने अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी, जैसे उसने सतर्कता की कोई छोटी मात्रा के साथ अपने चारों ओर देखा। यद्यपि मैंने अतीत में कई जानवरों को मारा है, मैंने कभी जादुई प्राणी नहीं मारा है। उनके पास एक साधक की समान शक्ति होती है, इसलिए भले ही कोई साधक हो, यह एक निश्चित हत्या नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं है कि यदि हम एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के पार आते हैं तो हम उसे मार पाएंगे या नहीं, और यदि संयोग से कोई भाग जाता है तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और कहा, तीक्ष्ण, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर इतना विश्वास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तीक्ष्ण का चेहरा लाल होने लगा, जैसे उसने अपना सिर खुजलाया। एक ईमानदार उत्तर के साथ उसने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है। मेरे गुरु ने यह भी कहा था कि मेरी ताकत एक सामान्य साधक को हराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन मैंने कभी प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी नहीं मारा है, उसे देखा तो दूर की बात है। जब तीक्ष्ण बोल रहा था, चंद्रगुप्त का चेहरा सख्त हो गया, फिर उसने उसे बात करने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं, जैसे उसने चारों ओर देखना शुरू किया। चंद्रगुप्त अचानक कितना गंभीर हो गया, ये देखते हुए तीक्ष्ण को एहसास हुआ कि खतरा निकट आ रहा था। अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को अपने सामने पकड़ते हुए उसने सावधानी से चारों ओर की घास को देखा। चंद्रगुप्त ने खतरे के सबसे संभावित स्थान के लिए अपने चारों ओर देखा, लेकिन घास वर्षों से बिना रुके स्वस्थ रूप से बढ़ रही थी और उसकी दृष्टि को बाधित कर रही थी। इसलिए चंद्रगुप्त कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था। चंद्रगुप्त के दाहिने हाथ ने उसके हाथ में लोहे की छड़ को पकड़ लिया, जैसे उसने एक बार पलक झपकाए। उसके कान हिलने लगे, जैसे उसने अपने आसपास सुनने के लिए जोर लगाया। कुछ गहरी सांसों के बाद चंद्रगुप्त ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक उज्ज्वल चमक प्रकट करने के लिए
सीधे चंद्रगुप्त ने आगे की ओर पैर पटका, उसके दाहिने हाथ में जंग लगी लोहे की छड़ एक उज्ज्वल पीली चमक उत्सर्जित करने लगी। बिजली की तरह छड़ एक फुफकारती आवाज के साथ आगे बढ़ी। उसी समय एक हरी छड़ी अचानक घास से एक गोली की तरह आगे की ओर उड़ी और भयानक गति से चंद्रगुप्त के पास पहुंची। हवा में चंद्रगुप्त की छड़ और हरी छड़ी एक दूसरे से टकराईं, जिससे हरी शाखा चलना बंद हो गई। जैसे ही यह धीरे धीरे रुका, चंद्रगुप्त ने देखा कि छड़ के लोहे के नोक ने सीधे इसके शरीर को छेद दिया था। उसी क्षण उन दोनों को अचानक एहसास हुआ कि छड़ी वास्तव में एक हरित सर्प थी। यह एक वयस्क की बांह जितनी मोटी थी और इसका जो हिस्सा वर्तमान में दिखाई दे रहा था वह 2 मीटर लंबा था। एक शक्तिशाली हवा चंद्रगुप्त के कान के पास से गुजरी, जैसे उसने तीक्ष्ण को अपनी बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी को एक कानभेदी शोर के साथ सर्प की ओर घुमाते देखा। बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी ने सर्प के शरीर पर वार किया और इसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि सर्प लगभग 10 मीटर पीछे उड़ गया, फिर एक नर्म आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। हालांकि उनके वर्तमान स्थान के आसपास की घास इतनी हरी भरी हो गई थी कि 10 मीटर को एक तरफ रख दे चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण मुश्किल से 5 मीटर आगे देख सकते थे। जल्दी करो और इसका पीछा करो, हम इसे छिपने नहीं दे सकते। चंद्रगुप्त स्पष्ट रूप से समझ गया था कि स्थिति उनके लिए कितनी प्रतिकूल थी। उसका शरीर चमका, जैसे वह तेज गति से सर्प के पीछे भागा। इन परिस्थितियों में यदि सर्प सावधानी से दृष्टि से छिपने में कामयाब हो जाता तो उन दोनों को बड़ी मुसीबत होती। आखिरकार उनके सामने हर कदम घास से ढका हुआ था और जमीन पर कुछ भी देखना मुश्किल था। यदि सर्प घात लगाकर बैठने की तैयारी करता तो उसके खिलाफ बचाव करना बेहद मुश्किल होता। बिना किसी हिचकिचाहट के तीक्ष्ण उस दिशा की ओर भागा जिसमें चंद्रगुप्त दौड़ा था। एक बार जब तीक्ष्ण चंद्रगुप्त के साथ पकड़ में आया, चंद्रगुप्त पहले ही चलना बंद कर चुका था। लगभग 3 मीटर दूर वह सर्प अपना सिर ऊंचा उठाए हुए था, उसकी बर्फ ठंडी आंखें उन्हें देख रही थीं, उसकी दोमुही जीभ अंदर बाहर फड़फड़ा रही थी। जब सर्प ने अपना शरीर उठाया, यह 1.5 मीटर लंबा था। इसका शरीर, जो एक वयस्क की बांह जितना मोटा था, उस पर 2 घाव थे। उनमें से एक वह खूनी छेद था जो चंद्रगुप्त ने छोड़ा था, यह इतना गहरा था कि सर्प की हड्डी देखी जा सकती थी। दूसरा वह लंबा घाव था जो तीक्ष्ण ने छोड़ा था। ये सर्प के मोटे शरीर के नीचे तक फैला हुआ था। घाव के बाहर का हिस्सा मांस की गंदगी थी, जिसमें से ताज़ा लाल खून लगातार बह रहा था। चंद्रगुप्त की आंखों ने सावधानी से सर्प की गतिविधियों का पीछा किया। यद्यपि उनके सामने का सर्प अपेक्षाकृत कमजोर हमले वाली प्रजाति था, फिर भी यह एक प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी था। इसकी शक्ति उस साधक से कम नहीं होगी जिसने पहले ही अपने साधक शस्त्र संघनित कर लिया था। तीक्ष्ण ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सर्प को देखा। उसके हाथों पर नसें बाहर निकल आईं, जैसे उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया, किसी भी क्षण अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार। जबकि दोनों पक्ष एक गतिरोध में थे, चंद्रगुप्त ने अंततः कार्रवाई की। छोटी 3 मीटर की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी और अपने शरीर के एक बहाव के साथ चंद्रगुप्त ने पहले ही 2 मीटर की दूरी तय कर ली थी। एक पल में वह सर्प के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में लोहे की छड़ ने एक कानभेदी चीख निकाली, जैसे इसे नग्न आंखों से देखने की तुलना में तेजी से आगे बढ़ाया गया, सीधे सर्प के लिए जो वर्तमान में 7 इंच दूर था। सर्प ने एक कर्कश चीख दी, जैसे उसने चतुराई से अपने शरीर को घातक प्रहार से बचने के लिए किनारे की ओर झटका दिया। इसके बावजूद वह जंग लगी लोहे की छड़ अभी भी उसके शरीर के माध्यम से एक छेद को गहराई से भेदने में कामयाब रही। तेज नोक उसके दूसरी तरफ से बाहर निकल रही थी। सिस तेज दर्द ने हरित सर्प को कर्कश रूप से चीखने पर मजबूर कर दिया। उसका मुंह चौड़ा खुला। हाय! तीक्ष्ण की गतिविधियां त्वरित थीं, जैसे उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को सर्प के सिर की ओर जोर से नीचे घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। युद्ध कुल्हाड़ी मुट्ठी के आकार के सर्प के सिर के माध्यम से गुजरी, इसे ऊंचा हवा में उड़ा दिया। खून की एक बारिश गिर गई और ताज़ा खून उसके हरे शरीर पर वसे उन्मत्त रूप से बाहर निकल गया। एक पल में आसपास की घास लाल रंग से ढक गई। कटे हुए सिर को हवा में घूमते देखते हुए, जैसे शरीर ऐंठन से खून उगल रहा था, तीक्ष्ण का चेहरा चकित था। इस क्षण उन्होंने आसानी से एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मार डाला था, जिससे उसे अपनी ताकत के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। हरित सर्प ने तीक्ष्ण को अपनी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा भी खर्च नहीं करने दी थी। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे सर्प के शरीर को लोहे की छड़ से अलग किया और खून को आसपास की घास पर पोंछ दिया। वास्तव में चंद्रगुप्त ही था जिसने प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मारने में सबसे अधिक योगदान दिया था।
यदि यह सर्प के शरीर के माध्यम से उसके बिजली तेज भेदने और उसे एक बड़ा घाव देने के लिए नहीं होता, जैसे ये छिदा गया था, तो तीक्ष्ण की युद्ध कुल्हाड़ी सांप के सिर को काटने में सक्षम नहीं होती। अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को फिर से इकट्ठा करते हुए तीक्ष्ण का चेहरा गर्व से कटे हुए सिर को देख रहा था, जबकि उसने सर्प के मृत शव पर पैर रखा। चंद्रगुप्त वर्मा, यह एक प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी था। ये कितना कमजोर था। चंद्रगुप्त तीक्ष्ण को सुनकर हंसा। ऐसा नहीं है कि जादुई प्राणी कमजोर हैं, यह इसलिए है क्योंकि हम दोनों मिलकर बहुत मजबूत हैं। इसके अलावा ये प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी उस व्यक्ति के लिए भी छोटी ई का परेशानी नहीं देगा जिसने हाल ही में साधक बनने में सफलता हासिल की है। तीक्ष्ण ने चंद्रगुप्त की मुस्कान का प्रत्युत्तर दिया और अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को खून से सुखा लिया। इसे अपने कंधे पर लाते हुए उसने एक हंसी छोड़ी और कहा, यदि तुम ऐसा कहते हो तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम आराम से घूम सकते हैं और प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणियों को मार सकते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रगुप्त को एक एहसास हुआ था, क्योंकि उसके चेहरे ने एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। बुरा नहीं, हमारी दोनों की ताकत के साथ, भले ही हम अकेले एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के खिलाफ लड़ें, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। लेकिन यदि हम एक साथ जुड़ते हैं तो दूसरे क्षेत्र में कोई भी जादुई प्राणी हमें परेशानी नहीं दे पाएगा। यहाँ के जादुई प्राणी मजबूत नहीं है क्योंकि विद्यापीठ का उद्देश्य उन्हें छात्रों के लिए युद्ध का अनुभव प्राप्त करने में मदद करना था। यहाँ कोई मजबूत जादुई प्राणी नहीं होगा सिवाय ... उद्धरण चिन्ह। वह विचार में धीमा हो गया। चंद्रगुप्त के चुप होने से तीक्ष्ण ठिठक गया। सिवाय क्या? जब तक हम जादुई प्राणियों के एक समूह के पार न आ जाएं। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते कि यहाँ क्या है या क्या नहीं। चंद्रगुप्त का चेहरा गंभीर था, जैसे वह बोला, अपनी ताकत के साथ चंद्रगुप्त को कोई समस्या नहीं मिलेगी यदि वह एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी के पार आता है, लेकिन यदि वह उनके एक पूरे समूह के पार आ जाता है तो कोई रास्ता नहीं होगा। तीक्ष्ण ने अपनी भौहें एक साथ सिकोड़ लीं और अनिश्चितता से कहा, ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए। मैं कई बार जंगलों में रहा हूं और कभी एक साथ जादुई प्राणियों का एक पूरा झुंड नहीं देखा। ये निश्चित नहीं है कि हम नहीं देखेंगे। मैंने पुस्तकालय में जादुई प्राणियों से संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं। कुछ प्रकार के जादुई प्राणी ऐसे हैं जो सभी एक साथ समूह में रहते हैं। एक साथ उनकी शक्ति मजबूत होती है और बहुत कम ही वे अकेले यात्रा करते हैं। चंद्रगुप्त उस स्थान पर गया जहां कटा हुआ सांप का सिर था और केवल तब उसे एहसास हुआ कि सर्प केवल 6 से 7 मीटर लंबा था। लोहे की छड़ का उपयोग करके 7 मीटर अंदर काटते हुए उसने छड़ को सर्प के शरीर से बाहर निकाला, एक खूनी क्रिस्टल प्रकट करने के लिए। आर्यावर्त महाद्वीप के भीतर कई अलग अलग प्रकार के प्राणी मूल थे, जबकि उनके प्राणी मूल बिल्कुल एक दूसरे के समान नहीं थे। कुछ जादुई प्राणियों का प्राणी मूल सिर में होता था, कुछ के पेट के गड्ढे में और कुछ के उदर में। उदाहरण के लिए सर्प का प्राणी मूल उसकी पूंछ के भीतर था, लेकिन चंद्रगुप्त ये बहुत पहले से जानता था। पेंग! तीक्ष्ण ने अपने कंधे पर युद्ध कुल्हाड़ी को एक पेड़ में दे मारा। ये पेड़ में उतनी ही आसानी से धंस गई जितनी आसानी से पानी बाल्टी में। फिर वह जोर से चिल्लाया, यदि वास्तव में जादुई प्राणी है जो समूह में है तो मैं तीक्ष्ण निश्चित रूप से उन सभी को मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। चंद्रगुप्त ने हरित सर्प से प्राप्त प्राणी मूल को पकड़ा और पास की घास से खून साफ किया। इसे तीक्ष्ण की ओर फेंकते हुए उसने कहा, ठीक है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यावर्त महाद्वीप में बहुत सारे जादुई प्राणी हैं जो झुंड में यात्रा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित रूप से एक से मिलेंगे। कुछ भी निश्चित नहीं है। आखिरकार ये जादुई प्राणियों का जंगल है। तीक्ष्ण ने उसकी ओर फेंके गए प्राणी मूल को पकड़ लिया और चंद्रगुप्त को अजीब तरह से देखा। तुम यह मुझे देकर क्या कर रहे हो? चंद्रगुप्त हंसा, सर्प तुम्हारे द्वारा मारा गया था, इसलिए यह प्राणी मूल अधिकार से तुम्हारा है। तीक्ष्ण को इसके खिलाफ एक कारण खोजने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते देख चंद्रगुप्त ने कहना जारी रखा, ये प्राणी मूल तुम्हारा है, अन्यथा मत कहो। बस इसे ले लो। आखिरकार हमारे पास अभी भी 3 और दिन हैं। हमार बड़ी वर्तमान दर पर हम निश्चित रूप से बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसलिए मैं वास्तव में इस एक प्राणी मूल की परवाह नहीं करता। हाँ, ठीक है, तो मैं ये प्राणी मूल ले रहा हूँ। अगला प्राणी मूल तुम्हारा होगा, चाहे कोई भी इसे मारे। खून से सने प्राणी मूल को हवा में ऊंचा पकड़ते हुए तीक्ष्ण अत्यंत खुश था। हालांकि यह निश्चित था क्योंकि यह पहला प्राणी मूल था जो उसे एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मारने के बाद मिला था। उसके बाद दोनों ने अपने रास्ते पर जारी रखा। अब जब वह जानता था कि चंद्रगुप्त के पास खतरे का पता लगाने के लिए एक गहरी समझ थी, तीक्ष्ण ने बस गश्ती कर्तव्यों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया था।
दूसरी ओर वह उनके सामने घास को लगातार काटना शुरू कर दिया, उनका रास्ता साफ करने के लिए। यद्यपि लगातार भारी युद्ध कुल्हाड़ी घुमाने से ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा खर्च होती थी, ये तीक्ष्ण के लिए भोजन खाने जितना सरल था जिसके पास दैवीय शक्ति थी। उसके लिए ये क्रिया जरा भी कर लगाने वाली नहीं थी। आखिरकार उसकी ताकत दूसरों को डराने के लिए पर्याप्त थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके पास ऊर्जा की असीमित मात्रा भी थी। इस प्रकार उसके लिए इस तरह की स्थिति में थक जाना असंभव था। दोनों के जाने के कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त के कान फड़के और उसके पैर अचानक रुक गए। उसने अपना हाथ तीक्ष्ण की ओर बढ़ाया जो वर्तमान में उनके सामने घास काट रहा था, और उसे चुप रहने का इशारा किया। तीक्ष्ण ने सहज रूप से स्थिति को समझ लिया और घास फूस के माध्यम से काटने का अपना प्रयास रोक दिया। युद्ध कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए वह चंद्रगुप्त के पास लौट आया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। तीक्ष्ण की आंखें चमक उठी जैसे उसने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। उनकी सांसें बहुत हल्की हो गईं, जैसे उनकी अभिव्यक्तियां सावधानी से भरी थीं। दोनों के बीच का अंतर यह था कि तीक्ष्ण लगातार चारों ओर देख रहा था, जबकि चंद्रगुप्त ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, अपने चारों ओर सब कुछ महसूस करने का प्रयास करने के लिए। ये वर्तमान में घास के बीच कुछ भी भेद करना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि यदि वास्तव में एक अज्ञात खतरा आसपास छिपा हुआ था, ये दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे कोई नग्न आंखों का उपयोग करके देख सकता था। इस प्रकार तीक्ष्ण लंबे समय तक सभी चारों कोनों में अपनी निगाहें घुमाने के बावजूद कुछ भी पता नहीं लगा सका। चंद्रगुप्त ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके तीव्र कान समय समय पर फड़क रहे थे, जैसे वे उसके आसपास से आने वाली सभी आवाज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उसकी चेतना भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, और उसने अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस करने और समझने के लिए अपनी शक्तिशाली आत्मा का उपयोग किया। उस क्षण चंद्रगुप्त आचार्य द्रोण के खिलाफ अपनी एक लड़ाई को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। अंततः ठीक जब वह मरने वाला था, उसकी शक्तियां अचानक टूट गई थीं और वह गॉड ऑफ स्वॉर्ड की अवस्था तक पहुंच गया था। उस क्षण उसकी आत्मा अतुलनीय रूप से मजबूत हो गई थी, और यहाँ तक कि इसे अपने शरीर के बाहर आसपास की हवा में भी प्रकट कर सकती थी। जब भी वह अपनी आत्मा को एक क्षेत्र में फैलाता था, तो उसके अंदर किसी भी व्यक्ति या चीज़ के लिए उसकी धारणा से बचने का कोई रास्ता नहीं होता था। हालांकि जिस चीज़ ने चंद्रगुप्त को पछतावा महसूस कराया वह ये थी कि इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद, यद्यपि उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी, वह अब इसे बाहर की ओर नहीं बढ़ा सकता था। अन्यथा ये घना जंगल चंद्रगुप्त को बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं देगा। एक छिपे हुए जादुई प्राणी की खोज करना बेहद आसान होगा। चंद्रगुप्त की आत्मा सघन रूप से एक साथ केंद्रित हो गई, और उसने अपने आसपास को महसूस करने के लिए ये सभी प्रयास किए। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक अद्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गई। यद्यपि उसने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया था, उस क्षण उसकी आत्मा उसके चारों ओर के विभिन्न पौधों के साथ एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करती हुई प्रतीत हुई, एक साथ जुड़ गई। ये भावना अत्यंत रहस्यमय थी। हालांकि जैसे ही चंद्रगुप्त ने इस अवस्था में प्रवेश किया, उसकी इंद्रियां तुरंत नए स्तरों तक बढ़ गईं। अंत में एक बमुश्किल पहचान योग्य सांस लेने की आवाज़ उसकी संवेदन सीमा में प्रवेश कर गई। सांस इतनी हल्की थी कि भले ही कोई इसके बगल में खड़ा होता, वह सबसे अधिक संभावना इसे सुनने में सक्षम नहीं होता। एक पल में चंद्रगुप्त ने अपनी आंखें खोलीं, और एक झटके में वह पहले ही अपने मूल स्थान से गायब हो चुका था और तेज गति से किनारे की ओर उड़ रहा था। चलते समय चंद्रगुप्त ने लगातार अपने शरीर को घुमाया और समायोजित किया, उसके रास्ते को बाधित करने वाली शाखाओं से बचने के लिए। एक पल में चंद्रगुप्त ने पहले ही 10 मीटर की दूरी पार कर ली थी। उसने अपने हाथों में लोहे की छड़ को बिजली की तेजी से आगे बढ़ाया, चुपचाप आसपास की पत्तियों और घास फूस को काटते हुए नोक घास के भीतर छिपी काली आकृति की ओर निशाना साध रही थी। आओ! दर्द की एक चीख अचानक गूंज उठी, जैसे एक काली छाया घास से बाहर कूदी, अपना उग्र मुंह चौड़ा खोले चंद्रगुप्त की ओर झपटी। यह एक काला तेंदुआ था, लगभग 2 मीटर लंबा। उसके सिर पर एक खुला घाव था जहां से ताज़ा खून बह रहा था। खून उसके चेहरे पर काले फर के माध्यम से नीचे बह रहा था, उसके उग्र रूप को तीव्र कर रहा था। चंद्रगुप्त की निगाहें एक तलवार की तरह तेज थीं, जैसे उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी बनने लगी। उसने अपनी बाँह हिलाई और एक बार फिर अपने हाथ में लोहे की छड़ को एक अथाह गति से बाहर निकाला। उसका उद्देश्य काले तेंदुए की गर्दन था। अंत तक काले तेंदुए के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल समय नहीं था। जैसे लोहे की छड़ का तेज नोक उसके गले के माध्यम से गहराई से धंस गया। इसके अलावा चूंकि काले तेंदुए का शरीर वर्तमान में हवा में झपट रहा था, उसका भारी शरीर तेजी से नीचे की ओर गिरा
लोहे की छड़ को उसकी गर्दन के माध्यम से गहरा और गहरा धकेल रहा था। अंततः नोक ने सीधे एक छेद ड्रिल कर दिया था और सिरा दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। इस बार काले तेंदुए के पास चीखने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वह पहले ही मर चुका था। वह अपनी आंखें चौड़ी खोले जमीन पर गिर गया, उसकी निगाहों में शोक समाया हुआ था। उसी क्षण तीक्ष्ण अंततः पीछे से पकड़ में आया। जब उसने जमीन पर देखा, उसने जंग लगी लोहे की छड़ को काले तेंदुए के गले के माध्यम से भेदा हुआ देखा। तुरंत उसकी आंखें अत्यधिक सदमे में चौड़ी हो गईं। चंद्रगुप्त वर्मा, यह क्या तुमने इसे मारा? तीक्ष्ण की आवाज़ सदमे में कांप रही थी। यहाँ तक कि उसने उस क्षण को देखा था जब चंद्रगुप्त का हथियार काले तेंदुए के गले के माध्यम से भेदा था, फिर भी वह दृश्य पर विश्वास नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो समय बीता था वह बहुत कम था जब चंद्रगुप्त ने हमला किया था। तीक्ष्ण पहले ही अपनी सबसे तेज गति से पीछे चल रहा था। हालांकि जब तक वह पकड़ में आया, उसने केवल चंद्रगुप्त के हाथों मरते हुए प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को देखा। जो समय बीता था वह निश्चित रूप से एक सांस लेने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं था, या यहाँ तक कि आधी सांस भी नहीं। आधी सांस के समय में एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मारने में सक्षम होना कुछ पेशेवरों के लिए स्वाभाविक था। हालांकि तीक्ष्ण स्पष्ट रूप से जानता था कि चंद्रगुप्त की क्षमताएं अभी तक साधक स्तर तक नहीं पहुंची थीं। इसके अलावा वह जिस हथियार का उपयोग कर रहा था वह एकमात्र जंग लगी लोहे की छड़ थी। चंद्रगुप्त ने अपना पैर काले तेंदुए के सिर पर रखा और धीरे धीरे लोहे की छड़ को बाहर निकाला। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने कहा, ये सही है, मैंने इसे मारा। हालांकि ये केवल एक संयोग था। मूल रूप से इसके मरने का कोई रास्ता इतनी जल्दी नहीं था। हालांकि यह मेरे हथियार के पास आता रहा और अंत में इसका जीवन समाप्त हो गया, इससे पहले कि यह निराशा में चीख भी पाता। ये सुनकर तीक्ष्ण ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और चंद्रगुप्त के उदासीन चेहरे पर संदेह से एक नज़र डाली। अविश्वास में उसने पूछा, क्या ये सच है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? चंद्रगुप्त हंसा, बेशक ये सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चंद्रगुप्त की ईमानदार अभिव्यक्ति को देखकर तीक्ष्ण उलझन से परे था और बुदबुदाया, क्या ऐसे मूर्ख जादुई प्राणी वास्तव में मौजूद हैं जो खुद को एक हथियार के हवाले कर देते हैं? उद्धरण चिन्ह। काले तेंदुए का प्राणी मूल निकालने के बाद चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने जादुई प्राणियों का शिकार करने की अपनी यात्रा जारी रखी। साधक की ताकत न होते हुए एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को आसानी से मारना किसी भी नए छात्र के लिए एक अतुलनीय रूप से कठिन कार्य था। जीवन धमकी वाले खतरे किसी भी समय हो सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण के लिए ये लगभग ऐसा था जैसे वे एक खेल खेल रहे हों। दूसरा क्षेत्र उन दोनों के लिए प्राणी मूल के खजाने के भंडार जैसा था। दिन जल्दी बीत गया और रात हो गई। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण दोनों ने डेरा डालने के लिए जंगल में एक खुला क्षेत्र ढूंढ लिया। उनके बीच एक अलाव था जिसकी लपटें स्पंदित हो रही थीं, जो घोर अंधकार को रोशन कर रही थीं। दोनों लड़कों की परछाइयां उनकी पीठ के पीछे नाच रही थीं, जिससे उनके प्रतिबिंब एक दूसरे को धमकाते हुए राक्षसों की तरह लग रहे थे। अंधकार ने उन्हें सभी चारों कोनों से घेर लिया था और यदि वे तेजाब की सीमा के बाहर जाते तो वे अंधकार में अपने चेहरे के सामने अपने हाथ भी नहीं देख पाते। यह उतना शांतिपूर्ण नहीं था, हालांकि क्योंकि दूर जंगल में कहीं एक जादुई प्राणी चिल्लाता हुआ सुना जा सकता था। बस इसकी आवाज़ किसी को भी डरा सकती थी, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही बिल्कुल डरा हुआ था, आवाज़ उन्हें डर से अकड़ने का कारण बन सकती थी। तीक्ष्ण ने अपने हाथ में प्राणी मूल को आग के ऊपर घुमाया, जिससे आग की रोशनी उस पर चमकी। दोनों लड़कों पर एक नज़र डालने से पता चला कि उनके कपड़े अच्छी स्थिति में नहीं थे और खून से सने हुए थे। खून सब जादुई प्राणियों का था, जबकि उनके कपड़े कांटेदार झाड़ियों के कारण कट गए थे। चंद्रगुप्त वर्मा, तुम सच में अद्भुत हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक जंग लगी लोहे की छड़ को इतनी अद्भुत डिग्री तक चला पाओगे। आज हमने जिन सभी जादुई प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे तुम्हारे द्वारा मारे गए। ये केवल शुरुआती शर्त था जिसे मैं मारने में कामयाब रहा। तीक्ष्ण ने चंद्रगुप्त पर प्रशंसा की वर्षा करते हुए कहा। चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैंने केवल एक मौका लिया जब मैंने एक को देखा। यदि ये तुम्हारे अपनी कुल्हाड़ी से नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता तो उन जादुई प्राणियों को मार ना और भी कठिन होता। तीक्ष्ण हंसा, उसका दिल अंततः उसके शब्दों में सांत्वना ले रहा था। चंद्रगुप्त वर्मा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम ये कैसे बता पाते हो कि हम किसी जादुई प्राणी के पास हैं या नहीं? तीक्ष्ण स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत उत्सुक था। पूरे दिन वह इस पर उलझन में था, लेकिन ये केवल अब था कि उसे पूछने का सही समय मिला।
चंद्रगुप्त ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय अपने कान और सिर की ओर इशारा किया। मैंने इस और इसका उपयोग किया। तीक्ष्ण ने एक उत्सुक तरीके से चंद्रगुप्त को अपने कान और सिर की ओर इशारा करते देखा, फिर पूछा, तुम सुनने के लिए अपने कानों का और सोचने का लिए अपने दिमाग का उपयोग करते हो? तुम केवल आधे सही हो। चंद्रगुप्त ने अपने बगल में लोहे की छड़ ली और उसे पत्थर के एक छोटे टुकड़े पर पॉलिश करना शुरू कर दिया। अनुपस्थित दिमाग से उत्तर देते हुए उसने कहा, सुनने के लिए अपने कानों पर भरोसा करने के अलावा मैं अपने आसपास को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करता हूँ। हालांकि यह विधि तुम्हारे लिए करना बहुत कठिन होगी। ओह, तीक्ष्ण ने अपने दिमाग में इस पर विचार करते हुए समझ में सिर हिलाया। चंद्रगुप्त ने लोहे की छड़ की बारीक नोक को महसूस किया, फिर उसे नीचे रख दिया। अपनी आकाश पेटी को पकड़ते हुए उसने कहा, तीक्ष्ण, आइए आज की हमारी कमाई की जांच करें। अपनी आकाश पेटी को हिलाते हुए संग्रहित प्राणी मूल बाहर गिरने लगे। एक के बाद एक प्राणी मूल आकाश पेटी से गिरने लगे और धीरे धीरे चंद्रगुप्त के सामने का स्थान प्राणी मूल से ढेर होने लगा, जब तक कि यह 1 फुट ऊंचा नहीं हो गया। तीक्ष्ण ने भी इसका अनुसरण किया और अपनी स्वयं की आकाश पेटी को हिलाना शुरू कर दिया। अंत में उसके सामने भी एक छोटा सा पहाड़ ढेर हो गया। मेरे पास यहाँ 48 प्राणी मूल हैं। चंद्रगुप्त हंसा। आज के लिए उसका लाभ बहुत बड़ा था। मेरे पास यहाँ 49 हैं, मैंने तुम्हें 1 से हरा दिया है। तीक्ष्ण अत्यंत खुश था, उसने पहले कभी इतने सारे मूल नहीं देखे थे। यह उसके लिए पहली बार था, क्योंकि उसने पहले कभी एक भी प्राणी मूल नहीं देखा था। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए तीक्ष्ण के लिए इन प्राणी मूलों की एक बड़ी कीमत थी, इस तथ्य के बावजूद कि सभी मूल प्रथम श्रेणी के थे। पहले दिन के लिए इतना लाभदायक होना बुरा नहीं। मुझे नहीं पता कि हमें सबसे अधिक प्राणी मूल वाले होने के लिए कितने प्राणी मूलों की आवश्यकता होगी। आखिरकार पुरस्कार काफी समृद्ध है। 1 चतुर्थ श्रेणी का प्राणी मूल और 1 आकाश अंगूठी। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त भी पुरस्कारों से ललचाया हुआ था। वह वास्तव में उस चतुर्थ श्रेणी के प्राणी मूल को चाहता था। उसके अंदर की ऊर्जा प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल से कई गुना अधिक मजबूत होगी। इसी क्षण चंद्रगुप्त की आंख अचानक गहरी हो गई, जैसे वह फुसफुसाया, जल्दी से सभी प्राणी मूल संग्रहित करो, लोग आ रहे हैं। ये कहने के बाद उसने तुरंत सभी मूलों को अपनी पेटी में संग्रहित करना शुरू कर दिया और इसे वापस पहन लिया। तीक्ष्ण ने भी तेजी से काम किया। जिस क्षण उसने चंद्रगुप्त को शुरू करते सुना, वह पहले ही सभी प्राणी मूलों को संग्रहित करना शुरू कर चुका था। तीक्ष्ण ने चंद्रगुप्त के समय तक समाप्त कर लिया था। दोनों ने अपने प्राणी मूलों को दूर संग्रहित कर लिया था। कुछ घबराई हुई सांसों के बाद दूर की घास एक सरसराहट की आवाज के साथ किनारे की ओर खिसकी, जैसे एक बहुत पतला व्यक्ति बाहर चला आया। जिस क्षण उस व्यक्ति ने दोनों तीक्ष्ण और चंद्रगुप्त को आग के पास बैठे देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, फिर अचानक खुशी की चीख निकाली। यह एक कमजोर छोटी लड़की थी जो सहारे के लिए एक चावल का भूसा पकड़े हुए लड़खड़ाती हुई आ रही थी। मुझे आखिरकार कोई मिल गया, मुझे आखिरकार कोई मिल गया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो। मैं डरी हुई हूँ, सच में डरी हुई हूँ। जादुई प्राणी मुझे खाना चाहते हैं। उस व्यक्ति की आवाज़ काफ़ी व्याकुल थी और घबराहट से भरी थी। हालांकि उसकी आवाज़ फिर भी किसी तरह कोमल थी। उसे सुनकर चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने तब महसूस किया कि उनके सामने का व्यक्ति एक लड़की थी, क्योंकि उनके पीछे की आग ने उसके शरीर को रोशन किया। उन दोनों को उसकी कारगिल विद्यापीठ की वर्दी दिखाई दी। हालांकि वर्दी शाखाओं और कांटों द्वारा कट गई थी। उसके शरीर के कुछ हिस्से पहले से ही नीचे देखे जा सकते थे और यहाँ तक कि उसका अंडव्य भी बाहर निकलता देखा जा सकता था। वर्दी खुद कीचड़ भरी थी, मानो वह कई बार गिरी हो। लड़की का चेहरा कीचड़ से इस हद तक गंदा था कि उसका रूप स्पष्ट रूप से भी नहीं देखा जा सकता था। हालांकि उसके चेहरे पर उसके रोने के सबूत देखे जा सकते थे। जैसे उसने विनतीपूर्वक चंद्रगुप्त को देखा। दयनीय दृश्य को देखते हुए उसकी आंखों में केवल असहायता के अलावा कुछ नहीं झलक रहा था। बैठ जाओ। चंद्रगुप्त ने खुद को यथासंभव दयालु बनाने की कोशिश की। उसकी स्थिति को देखते हुए उसने अनुमान लगाया था कि किस प्रकार की मुसीबत हुई थी। इस वातावरण में यहाँ तक कब छोटी ई सबसे लापरवाह लड़के भी भयभीत महसूस करेंगे, एक छोटी लड़की की तो बात ही छोड़ दें। ये देखकर कि व्यक्ति वास्तव में एक सुंदर लड़की थी, तीक्ष्ण का पहरा ढीला हो गया। सावधानी से अपने हाथों में युद्ध कुल्हाड़ी नीचे रखते हुए उसने लड़की को उत्सुकता से देखा। चंद्रगुप्त ने शांति से युवा लड़की को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लावण्या है, युवा लड़की हकलाते हुए वापस बोली। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण दोनों की आंखों की चमक देखकर वह डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, साथ ही चिंता और असुरक्षा के कुछ हल्के
निशान भी, तुम जैसी लड़की दूसरों के साथ क्यों नहीं है? यदि तुम इतनी डरी हुई हो तो तुम इस जंगल में अकेले क्यों चलोगी? बस कुछ बेतरतीब आवाज़ों ने तुम्हें इस हद तक डरा दिया है? तीक्ष्ण ने दबी हुई आवाज़ में पूछा। लावण्या ने डरपोक होकर तीक्ष्ण को देखा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं पहले कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक जादुई प्राणी के पार आ गए। वह जादुई प्राणी काफ़ी मजबूत था और मेरे दोस्तों का समूह उसे हराने में सक्षम नहीं था। कुछ ही समय बाद हम में से अधिकांश घायल हो गए और हम सब भाग गए, लेकिन मैं खो गई। ये सुनकर तीक्ष्ण अपनी ही लार पर घुटने लगा, फिर कहा, एक समूह के साथ भी तुम एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को हराने में असमर्थ थे। कितने बेकार, बस चंद्रगुप्त वर्मा और मैंने आज 100 से अधिक जादुई प्राणियों को मार डाला है। एक गर्वित नज़र उसके चेहरे पर आ गई, जैसे उसे वह तथ्य याद आया। गुर्र, उसी क्षण एक अजीब आवाज़ अचानक गूंज उठी। एक पल में चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण दोनों ने अपनी निगाहें आवाज़ के स्रोत की ओर निर्देशित कीं। ये लावण्या का पेट निकला, जो उस क्षण अभी भी जोर से गुर्राना बंद नहीं कर रहा था। तुम भूखी होगी, चंद्रगुप्त मुस्कुराया। हाँ, लावण्या ने शर्मिंदगी में सिर हिलाया और नाजुक ढंग से कहा, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। उसकी आंखों के कोने अलाव की ओर देखते हुए चमकने से खुद को नहीं रोक सके, जहां बारीक पका हुआ सुनहरा जादुई प्राणी का मांस वर्तमान में समृद्ध तेलों से टपक रहा था। उसने लालच से इसकी सुगंध अंदर खींची, लेकिन उसने जितना अधिक ऐसा किया, उसका पेट उतना ही जोर से गुर्राया। अंततः चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण दोनों के कानों में केवल गुर्राहट की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। चंद्रगुप्त मुस्कुराया। उसने जादुई मांस के साथ सीख उठाए और गर्मी से निडर होकर सीधे अपने हाथ का उपयोग करके मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। इसे लावण्या को सौंपते हुए उसने कहा, आगे बढ़ो और इसे खाओ। सावधान रहना, हालांकि ये गर्म है। लावण्या ने अपने हाथ मरोड़े और अपने कपड़ों के कोनों को फाड़कर अपने हाथों पर गंदगी साफ कर ली। कोमलता से वह जादुई प्राणी का मांस प्राप्त करने के लिए पहुंची। एक बार जब ये ठंडा हो गया, उसने सीधे इसे बड़े मुंह से खाया, अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की जरा भी परवाह नहीं की। लावण्या शायद भूख से मर रही थी, क्योंकि उसने जल्दी से मांस का वह बड़ा टुकड़ा समाप्त कर लिया। फिर भी उसने शेष टुकड़े को अपनी आंखों में एक उदास नज़र के साथ देखा। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और जादुई प्राणी के मांस का एक और बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। उसने इसे लावण्या को सौंप दिया और कहा, आगे बढ़ो और इसे खाओ। मांस के उस टुकड़े को देखकर जो उसके सामने रखा गया था, लावण्या थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और अंत में फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण को देखा और धीरे से पूछा, यदि मैं इसे समाप्त कर देती हूँ तो तुम लोग क्या खाओगे? तीक्ष्ण हंसा, चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एक और बचा है। उस पेड़ के नीचे देखो। जैसे उसने ये कहा, तीक्ष्ण ने दिशा में इशारा करने के लिए एक उंगली बढ़ाई। लावण्या ने देखा जहां तीक्ष्ण इशारा कर रहा था, और निश्चित रूप से उसने देखा कि पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक अज्ञात जादुई प्राणी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी एक टांग पहले ही गायब हो चुकी थी और जमीन ताजे खून के निशानों से ढकी हुई थी। जादुई प्राणी के शव को घूरते हुए लावण्या ने जोर से निगल लिया और कहा, तुम लोग वास्तव में दुर्जय हो। ये सोचने के लिए कि तुम दोनों अकेले एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी को मार सकते हो। छी, इसका क्या मतलब है? तीक्ष्ण ने कहा, पूरी तरह से अविचलित। समय चुपके से बीत गया। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने खाना समाप्त कर लिया था और अब आराम करने की तैयारी कर रहे थे। अरे, मुझे कहाँ सोना चाहिए? लावण्या ने कठिनाई से पूछा। चंद्रगुप्त ने बहुत दूर एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, उस पेड़ के ऊपर जाकर आराम करो। उस तरह भले ही जादुई प्राणी आधी रात में हमला करने की कोशिश करें, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आह, जादुई प्राणी रात के दौरान भी हमला करते हैं। लावण्या का चेहरा इन शब्दों पर राख के रंग का हो गया। उसकी आंखें भय से भरी थीं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तो फिर तुम लोगों के बारे में क्या? तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम मुझे अकेला पीछे नहीं छोड़ सकते, अन्यथा मैं निश्चित रूप से किसी जंगली जादुई प्राणी द्वारा खा ली जाऊंगी। लावण्या ने एक घबराए हुए स्वर में पूछा। उसने घबराकर चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण पर एक नज़र डाली, मानो अपने जीवन के लिए डर रही हो, यदि वे भाग जाते और उसे त्याग देते। चंद्रगुप्त ने आंतरिक रूप से आह भरी। वह वास्तव में डरपोक लावण्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके जैसे लोग, जो कुलीन परिवारों में एक कीमती छोटी लड़की के रूप में पैदा हुए और पले बड़े थे, ने कभी तूफानी समुद्र का अनुभव नहीं किया था। जन्म से वह एक संरक्षित वातावरण में बड़ी हुई थी, इसलिए किसी भी खतरे का सामना करने पर उसका दिल और दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता था। चिंता मत करो, हम दूर नहीं जाएंगे। हम बस वहां दूसरे पेड़ पर आराम करने जा रहे हैं, चंद्रगुप्त ने कहा।
लावण्या ने ये शब्द सुनने के बाद थोड़ा आराम महसूस किया। हालांकि भय के निशान अभी भी उसके दिल में बने रहे, जाने से इनकार कर रहे थे। वह धिक्कारी विद्यापीठ, वह धिक्कारी प्रधानाचार्य, क्यों उन्हें बिना किसी कारण के सभी को इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने के लिए मजबूर करना है? क्या ये जानबूझकर हमें हमारी मौत के घाट उतारने की कोशिश नहीं है? जब भी वह सोचती कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंच गई थी, लावण्या क्रोध में कोसने से खुद को नहीं रोक सकी। अंततः उसके शब्द धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लगे। रात के दौरान चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण एक पेड़ के नीचे साधना करते हुए बैठे थे। उनके बगल में मशाल बहुत पहले जलकर समाप्त हो चुकी थी और उनसे 5 या 6 मीटर ऊपर एक पेड़ की शाखा पर लावण्या थी। वह घबराकर चारों ओर देखती थी। जब भी रात में किसी जादुई प्राणी की चीख सुनती, वह बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। लावण्या की चमकीली आंखें नीचे साधना कर रहे जोड़े चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण को देख रही थीं, मानो वह उन पर नजर रख रही हो। उसकी आंखों में ये जीवन या मृत्यु का मामला था। वह उन दो लोगों को नहीं देखना चाहती थी जिन्हें उसने लंबे समय की खोज के बाद पाया था। उसे त्याग दें और उसकी एकमात्र सुरक्षा खो दें। उसी क्षण एक हल्की हवा जंगल के माध्यम से और लंबी घास के माध्यम से बही। इस बीच कमलासन मुद्रा में बैठे चंद्रगुप्त ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। तुरंत उसकी आंखें चमकीली हो गईं, जैसे उसने लंबी घास में गहराई से देखा, फिर अपने हाथ में लोहे की छड़ के साथ जमीन पर खड़ा हो गया। लावण्या उलझन में थी, जैसे उसने चंद्रगुप्त को खड़े होते देखा। नहीं जानते कि क्या हो रहा था, उसका दिल अचानक बहुत व्याकुल था। अरे, क्या हो रहा है? लावण्या ने सावधानी से फुसफुसाया। इस स्थिति में उसने जोर से आवाज का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, एक और जादुई प्राणी को आकर्षित करने के डर से। चंद्रगुप्त ने उसे जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अभी भी साधना कर रहे तीक्ष्ण की ओर मुड़ा। तीक्ष्ण, जागो, कुछ जादुई प्राणी हमला कर रहे हैं। आह, तुमने क्या कहा? जादुई प्राणी हमला कर रहे हैं? लावण्या डर गई, उसका चेहरा तुरंत रंगहीन हो गया। जो होने वाला था उसके बारे में सोचते हुए उसका पूरा शरीर भय से एक कांपने लगा। जब तीक्ष्ण साधना कर रहा था, उसने खुद को पूरी तरह से डुबोने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह साधना करते समय अभी भी सतर्क रहा। इस प्रकार जब चंद्रगुप्त ने उसे पुकारा, तीक्ष्ण तुरंत अपनी साधना की अवस्था से जाग गया और अपने कंधे पर टिकी अपनी युद्ध कुल्हाड़ी के साथ खड़ा हो गया। चंद्रगुप्त वर्मा, राक्षस कहाँ हैं? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। वह उनके आसपास कोई पैरों के निशान नहीं देख सका या यहाँ तक कि एक भी आवाज नहीं सुन सका। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, जैसे उसने चारों ओर देखा। तीक्ष्ण, इस बार सावधान रहना। इस बार यह एक भी जादुई प्राणी नहीं है, बल्कि उन का एक समूह है। एक समूह। तीक्ष्ण का चेहरा तुरंत लापरवाह से आश्चर्य में बदल गया, फिर यह एक तैयार अभिव्यक्ति में सख्त हो गया। आह, क्या एक समूह? यह नहीं हो सकता। अरे दोस्तों, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। पेड़ों में छिपी लावण्या ने उनसे विनती की। वह बल्कि चंद्रगुप्त से इससे बेहतर एक धमकी सुनना पसंद करती। चंद्रगुप्त की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं, फिर रोती हुई लावण्या को हल्के से आदेश दिया, क्या तुम कृपया चुप रह सकती हो? क्या तुम चारों ओर से जादुई प्राणियों को आकर्षित करना चाहती हो? चंद्रगुप्त का आदेश अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि लावण्या ने तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करके अपना मुंह बंद कर लिया कि वह कुछ न कहे। चंद्रगुप्त वर्मा, तुम्हें क्या लगता है कि कितने जादुई प्राणी हैं? तीक्ष्ण ने पूछा। बहुत, कम से कम 10। वे सभी हमला करने के लिए तैयार हैं और पहले ही हमें घेर चुके हैं। चंद्रगुप्त का चेहरा बहुत गंभीर था। चंद्रगुप्त को सुनते ही तीक्ष्ण की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। यदि ये केवल एक जादुई प्राणी होता तो वह चिंतित नहीं होता। 3 जादुई प्राणी और वे दोनों मिलकर उन्हें ले सकते थे। लेकिन अब जब कम से कम 10 थे, तीक्ष्ण ने अब फूला हुआ सिर रखने की हिम्मत नहीं की। जब लावण्या ने चंद्रगुप्त को सुना था, उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला हो गया था और उसका मन भय से व्याकुल था। केवल एक विचार उसके दिमाग में हो रहा था, ये खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, हम इससे बच नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लंबी घास हिलने लगी, जैसे उनके सामने एक नीले रंग की रोशनी दिखाई दी। हर दिशा में एक थी, जिसके उद्गम के 50 से कम बिंदु नहीं थे। जैसे ही चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने चकित होकर देखा, उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश के चमकीले बिंदु वास्तव में जादुई प्राणियों की आंखें थीं और कम से कम 20 थे। यह एक प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी नीलवृक्ष है। तीक्ष्ण, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्दी करो और अभी एक पेड़ पर चढ़ जाओ। चंद्रगुप्त ने सभी 4 दिशाओं से 20 नीलवृक्षों को देखते हुए कहा। तीक्ष्ण ने क्रोध में घूरा, फिर अपनी युद्ध कुल्हाड़ी घुमाते हुए एक वीर आवाज के साथ कहा, चिंता मत करो,
चंद्र गुप्त वर्मा, यहाँ केवल 20 प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि वे हमें नीचे नहीं ले जाएंगे। जिस क्षण उसने सुना कि 20 वृक आक्रमण कर रहे थे, लावण्या व्यावहारिक रूप से मरने के लिए डर गई थी। इस समय भले ही वह पहले चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण की ताकतों में विश्वास करती थी, वह कभी विश्वास नहीं करेगी कि उनकी ताकतें 20 जादुई प्राणियों को हराने में सक्षम होंगी, क्योंकि वे अभी तक साधकत्व तक भी नहीं पहुंचे थे। जब तक विद्यापीठ के शिक्षकों में से एक अब उन्हें बचाने के लिए नहीं आता, वे जीवित बच नहीं पाएंगे। शिक्षक, तुम कहाँ हो? कृपया आओ और हमें बचाओ। लावण्या ने सभी दिशाओं में चारों ओर देखा, जैसे उसने एक शिक्षक के आने की प्रार्थना की। वह केवल अब विश्वास कर सकती थी कि शिक्षक उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन यह एक दुर्भाग्य था कि इतने सारे जादुई प्राणी थे, इसलिए वह बहुत जोर से चिल्लाने से भी डर रही थी। बस माँ, मले में जादुई प्राणी उस पर ध्यान केंद्रित करें। 20 नील वृक्ष धीरे धीरे चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण की ओर चले, उनकी तैलीय निगाहें उन्हें ध्यान से देख रही थीं। ये केवल तब था जब उनकी दूरी 5 मीटर से कम थी कि उन्होंने चलना बंद कर दिया। चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण ने अपने अपने हथियारों को पकड़ लिया। यद्यपि वे 20 जादुई प्राणियों से घिरे हुए थे, दोनों में से किसी के चेहरे पर भय की एक भी अभिव्यक्ति नहीं थी। आओ! अचानक एक नील वृक्ष आकाश में चिल्लाने लगा। तुरंत बाद उनके आसपास के 20 वृक्ष भी चिल्लाने लगे। उनकी चीखें हवा में भर गईं, जैसे वे एक का दूसरे पर ओवरलैप होने लगीं, फिर एक बड़ी ध्वनि तरंग में बदल गईं जो एक विस्तृत क्षेत्र को लक्षित कर रही थीं। वृक्षों को चिल्लाते सुनकर लावण्या का पूरा शरीर फिसल गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया, जैसे वह कांपने लगी। इस बिंदु पर उसका चेहरा पूरी तरह से खून से रहित हो गया था और एक मौत के समान पीला रंग बन गया था। चंद्रगुप्त से 5 किलोमीटर दूर एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष एक पेड़ की शाखा पर नीचे गिर गया। जब उसने चीखें सुनी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी पहले से बंद आंखें खुल गईं, जैसे उसने आवाज की दिशा की ओर घूरा। बुरा हुआ, ये नील वृकों का एक झुंड है। चीखों को देखते हुए कम से कम 10 हैं। ऐसा लगता है कि कोई खतरे में है। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे उसके हाथों ने उस पेड़ को छुआ जिस पर वह खड़ा था। वह पेड़ से नीचे कूद गया, फिर बिना रुके चीखों की दिशा की ओर दौड़ा। मुझे आशा है कि मैं समय पर पहुंच सकता हूं। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष व्याकुल था, लेकिन वह पहले से ही सबसे तेज गति से जा रहा था जिस पर वह संभवतः जा सकता था। दूसरे क्षेत्र में जादुई प्राणी इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण जिन प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहे थे, वे प्रथम श्रेणी के जादू ई प्राणी नील वृक्ष थे। उनकी सफलता की संभावनाएं अच्छी नहीं लग रही थीं। उसी समय 3 अलग अलग स्थानों में 3 अलग अलग लोगों ने चीख सुनने से पहले अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे नीचे रख दिया और जल्दी से चीख की ओर दौड़ने लगे। वृकों की चीख वृकों के हमला करने का संकेत थी, क्योंकि 20 वृक अचानक चंद्रगुप्त और तीक्ष्ण पर झपटे। मर जाओ! तीक्ष्ण गुर्राया, जैसे उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को प्रहार करने की तैयारी में उठाया। उसने पास के एक वृक्ष पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी को उसके पेट में दे मारा। वृक्ष एक कान भेदी चीख कर ए साथ चिल्लाया। पेंग! नील वृक्ष जो तीक्ष्ण पर झपटा था, तुरंत उसकी युद्ध कुल्हाड़ी के शक्तिशाली हमले से काट दिया गया और अब उसके शरीर पर एक विशाल घाव था। वृक्ष शक्तिशाली वार से दूर उड़ गया। एक प्रथम श्रेणी का जादुई प्राणी होने के बावजूद ये तीक्ष्ण की ताकत के बराबर नहीं था। तीक्ष्ण ने अपनी 100 पाउंड की युद्ध कुल्हाड़ी को आसानी से घुमाया, मानो ये बिल्कुल भी भारी न हो। जब भी कोई नील वृक्ष पास आता, वह उसे दूर उड़ा देता। इस प्रकार जो भी वृक्ष उसके बहुत करीब आ जाता, उसे एक नए घाव के साथ उड़ा दिया जाता। हालांकि एक नील वृक्ष की त्वचा सख्त थी, इसलिए तीक्ष्ण भी उसे आसानी से नहीं मार सकता था। जैसे ही वृक्ष एक ही समय में उसके पास आए, चंद्रगुप्त की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। जैसे वह आगे बढ़ा, एक झटके में वह तेज की गई लोहे की छड़ को पास के एक वृक्ष के गले के माध्यम से ले आया। कुछ प्रतिरोध के साथ लोहे की छड़ अंततः वृक्ष की खाल के माध्यम से भेद गई और वृक्ष के गले के माध्यम से बोर हो गई। उसने छड़ निकाल ली और अपने शरीर को किनारे की ओर झुका दिया, एक और वृक्ष के हमले से बचने के लिए जो उस पर कूद पड़ा था। वह वृक्ष जिसका गला चंद्रगुप्त द्वारा भेदा गया था, असहाय होकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसकी चारों टांगें अपनी अंतिम मृत्यु की ऐंठन में फड़क रही थीं। वह अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, क्योंकि चमकीला लाल खून उसके घाव से बाहर रिस रहा था। गला लगभग हर एक जीवित चीज का कमजोर बिंदु था और जादुई प्राणी कोई अपवाद नहीं थे। अभी चूंकि नील वृक्ष का गला भेदा गया था, उसका जीवन तेजी से लुप्त हो रहा था। भले ही वह मृत्यु के प्रलोभन से बचने की कोशिश कर रहा था, उसका संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलेगा। चंद्रगुप्त ने अपने शरीर की फुर्ती पर भरोसा किया।
वृकों के झुंड में आने जाने के लिए, और उसने अपनी लोहे की छड़ का उपयोग करके जहां भी हमला किया, चुरा घाव छोड़ दिए। 10 वृकों से घिरे होने के बावजूद चंद्रगुप्त ने अपनी अजीब लेकिन अप्रत्याशित चलने की शैली का उपयोग कर आसानी से बचाव किया। वृकों के तेज दांत और पंजे उसे बिल्कुल भी नहीं छू सके, और जब भी ऐसा लगता कि वृक उसे पकड़ पाएंगे, चंद्रगुप्त बस समय पर रास्ते से हट जाता। लड़ाई कुछ गहरी सांसों से अधिक समय तक भी नहीं चली थी, इससे पहले कि 3 वृकों के गले चंद्रगुप्त द्वारा भेदे गए थे। जैसे ही वृकों ने खून खोया, वह जीने के अंतिम संघर्ष में जमीन पर लड़खड़ा गए, लेकिन एक अंतिम सांस के बाद वे जमीन पर मर गए। कई वृक कई घावों से पीड़ित थे, लेकिन उनमें से कोई भी घातक नहीं था और प्राणियों के जोड़ों पर केंद्रित थे। चंद्रगुप्त वृकों के बीच यात्रा करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसके हाथ में लोहे की छड़ उन पर वार करती रही। न केवल उसकी गतिविधियां तीव्र थीं, बल्कि उनमें एक निश्चित अनुग्रह भी था। ये लगभग ऐसा था जैसे वह अपने जीवन के लिए लड़ने के बजाय नृत्य कर रहा हो। दूसरी ओर तीक्ष्ण ने एक गुर्राहट छोड़ी और अपनी 100 पाउंड की युद्ध कुल्हाड़ी को हवा के माध्यम से नीचे लाया, गति के कारण एक बात की छवि पैदा की। उसके आसपास के कुछ वृक असाधारण रूप से भयानक घावों के साथ लगातार हवा के माध्यम से उड़ रहे थे। यद्यपि घाव तीक्ष्ण की तेज युद्ध कुल्हाड़ी से थे, नील वृकों के लिए ये चोटें उनके जीवन को बिल्कुल भी खतरा नहीं देंगी। यद्यपि तीक्ष्ण इस क्षण काफी शक्तिशाली और राजसी दिख रहा था, वह अजेय नहीं था। और चंद्रगुप्त की अब तक की सफलता के साथ तीक्ष्ण की अपनी उपलब्धियां कुछ खास नहीं थीं। आखिरकार लड़ाई की शुरुआत के बाद से तीक्ष्ण अभी तक एक भी नील वृक को मारने में सक्षम